जीवन में सब सर आप बताओ। बस चल रहा है। अभी तो 2 दिन वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, घर से ही काम करना है, तो वही है। सारा आकाश का क्लास अभी ऑनलाइन ही चल रहा है। चलो, तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं चाहता हूँ कि कम से कम आपके बैच का सिलेबस थोड़ा आगे रहे। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग पढ़ रहे थे, पिछले क्लास में मैंने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पढ़ाया था आप लोगों को, प्रेशर वगैरह का कॉन्सेप्ट सिखाया था, है ना? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक। हमने क्या पढ़ा था, मैं अगर बताऊं तो हमें 3 चीजें पढ़नी थी। एक पढ़ना था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एक पढ़ना था रीएब्जॉर्प्शन और एक पढ़ना था सिक्रीशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हम लोग खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रीएब्जॉर्प्शन। नोट्स बेहतरीन है, नोट्स पे ही पढ़ेंगे। लिखने की जरूरत पड़ेगी तो लिखेंगे, लेकिन एनाटॉमी खत्म हो चुका है तो नोट्स काफी है आपका, नोट्स पे ही पढ़ेंगे मेरे हिसाब से। चलिए, मैं आपको पढ़ाता हूँ, देखिएगा ध्यान से। सीन ये है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं एक कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो, पूरा जो एक्सक्रीशन है ना, पूरा एक्सक्रीशन अगले 2 मिनट के अंदर, 2 से 3 मिनट के अंदर आपको बताने जा रहे हैं कि आपका किडनी करता क्या है। क्या आपका किडनी करता है, ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। एकदम आराम से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। पूरे चैप्टर का 1 मिनट में थीम समझ में आ जाएगा कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। चलिए, मैं आपको समझाता हूँ। आप जानते हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक टॉपिक, दैट इज अ समरी ऑफ एक्सक्रीशन। एनसीईआरटी में है, इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने अपने हिसाब से सेट किया है ताकि आप चीजों को समझ पाओ। देखो, तुम लोगों को मैंने पिछला चैप्टर हार्ट पढ़ाया है। आप लोग जानते हो, तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल हर बीट में 70 मिलीलीटर ब्लड पंप करता है, 70 ml पर बीट। देयरफॉर आप लोग जानते हैं कि 1 मिनट में करीब करीब 5 लीटर ब्लड पंप करता है। पता है या नहीं पता है, बोलिए तो, तुम्हारा हार्ट। यस सर। यस सर। अच्छा, अब एक बात जानते हैं, ये 5 लीटर ब्लड में से 1/5 ब्लड, करीब करीब 1/5 ब्लड, या फिर 5 लीटर का आप कह लीजिए करीब करीब 20 से 25% बात बराबर है। अगर 100% को आप 5 से इंटू 1/5 कीजिएगा तो वो भी करीब करीब 20% ही आता है। करीब करीब 20 से 25% किडनी को भेज दिया जाता है, सप्लाई किया जाता है किडनी को। अब 5 का 1/5 कीजिएगा, 5 लीटर हार्ट पंप करता है, 5 लीटर, उसमें से 1 लीटर हर मिनट भेजा जाता है किडनी को, वो करीब करीब 20 से 25% है। कह रहा है सर 1 लीटर को आप कन्वर्ट कर लीजिए मिलीलीटर में, करीब करीब 1000 मिलीलीटर हो गया। दिल ने पंप किया 5 लीटर, 1 लीटर गया किडनी को। 1 लीटर का मतलब हुआ 1000 मिलीलीटर हर मिनट में तुम्हारी किडनी को भेजा जा रहा है। अब देखना ध्यान से, अब सीन ये है कि ब्लड में होता क्या है, पहले तो ये जानो। ब्लड में 2 चीजें होती हैं, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि ब्लड में 2 चीजें क्या क्या होती हैं। एक होता है सेल और एक होता है प्लाज्मा। अगर थोड़ा बहुत आपको याद होगा तो मैं बता दूं, ब्लड में 40% सेल होता है और 60% प्लाज्मा होता है। अगर 100 होता तो 40 60, लेकिन 1000 है तो करीब करीब 400 मिलीलीटर सेल होता है और 60 60 100 600 ml प्लाज्मा होता है। आप समझ रहे हैं इस बात को, बोलिए तो। यस सर। ठीक। यस सर। मतलब इस 1 लीटर ब्लड में करीब करीब 400 मिलीलीटर सेल्स होंगे और 600 मिलीलीटर प्लाज्मा होगा। कह रहा है सर सेल्स की एक प्रॉब्लम है ना सर। क्या प्रॉब्लम है? तो वो जो ग्लोमेरुलाई होता है ना सर, कैपिलरी, कैपिलरी से बाहर नहीं आता है सर। वरना हर जगह पे सेल बाहर निकल जाता, हर कैपिलरी से बाहर निकल जाता। सेल्स का साइज बड़ा होता है सर, सेल्स नहीं छनते हैं क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है। करीब करीब 400 मिलीलीटर सेल्स नहीं छनते हैं। तो हार्ट ने पंप किया 5 लीटर, किडनी को गया 1 लीटर। इस 1 लीटर में से भी सिर्फ क्षमता है प्लाज्मा, करीब करीब 600 मिलीलीटर प्लाज्मा। अब 600 मिलीलीटर प्लाज्मा आपके, देखिए, किडनी में जा रहा है। दोनों किडनी में जो 20 लाख नेफ्रॉन हैं, उनको ये 600 मिलीलीटर प्लाज्मा हर मिनट में मिल रहा है। और जब ये 600 मिलीलीटर प्लाज्मा ग्लोमेरुलाई में पहुंचता है तो ग्लोमेरुलाई में ये प्लाज्मा छनता है। कितना छनता है? तो फिर से
पूरा का पूरा 600 ml नहीं निकल जाता है, बल्कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो पूरा का पूरा 600 मिलीलीटर ना निकल के इसका 600 मिलीलीटर का 20% या फिर से कह लीजिए 1/5 चला जाता है, छन जाता है नीचे। पूरा प्लाज्मा कैसे छन सकता है? फिर ब्लड में कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ सेल बचेंगे। तो प्लाज्मा का 1/5 मतलब अगर 600 का 1/5 आप निकालने जाइए तो 12 फाइव जा करीब करीब 120 मिलीलीटर प्लाज्मा जो है, 120 से 25 मिलीलीटर प्लाज्मा जो है आपके ग्लोमेरुलाई के थ्रू छन के नीचे गिर जाता है। कह रहा है सर 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 सर, अब एक वर्ड है, सुनिए। इस चीज को कहते हैं, ये जो 120 से 125 ml है, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्टरेट। इसको ग्लोमेरुलर फिल्टरेट आप कहिएगा कि हाँ भाई, ग्लोमेरुलाई से ये छना, तो 120 से 125 ml यही तो छना है, ये ग्लोमेरुलाई से छना है, इसको फिल्टरेट कहिएगा, ग्लोमेरुलर फिल्टरेट। कितनी दर से छना है? तो हर मिनट, पर मिनट छना है, तो इसमें रेट लगा दीजिए। इसी को कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। रेट का मतलब होता है अपॉन टाइम, मैंने पहले भी पढ़ाया है, अपॉन टाइम यहाँ पे मिनट कंसिडर किया गया है। एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपने सीखा। क्या सीखा? कि हार्ट पंप करता है 5 लीटर, किडनी को जाता है 1 लीटर, करीब करीब 1/5 किडनी को जाता है, 1/5 किडनी को जाता है, उसमें से सेल्स नहीं छनते हैं। 600 मिलीलीटर प्लाज्मा छनने जाता है और वो भी पूरा नहीं छन पाता है, उसका भी 1/5 छनता है, दैट इज 120 से 125 मिलीलीटर छनता है। क्या ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है? Yes, sir. यस Yes, सर। लेट्स मूव yes, फॉरवर्ड। sir. कह रहा है Yes. सर 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 सर, होल्ड ऑन। कह रहा है सर एक बात बताओ, आप समझदार हो सर, अगर आपका कहना है, चलो जरा मैं आपसे पूछूं, आपसे मैं पूछूं, कहोगे आप सर? इधर कैलकुलेशन देखेंगे जरा, मैं फिगर को जूम करूंगा। कह रहा है क्योंकि सर 1 मिनट, 1 मिनट बोले तो 120 मिलीलीटर है ना, 120 मिलीलीटर फिल्ट्रेट बन रहा है किडनी में 1 मिनट में, ठीक है सर? अच्छा, Yes, sir. देयरफॉर सर 60 मिनट में, 60 मिनट में बोले तो 1 घंटे में कितना बनेगा? तो आप 120 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे, करीब करीब 12 6 जा 72, 7200 ml, दैट इज करीब करीब 7.2 लीटर बना। कितनी देर में? तो पर आवर 1 घंटे में। कह रहा है सर अच्छा 7.5 लीटर सर 1 घंटे में, ठीक है सर? तो देयरफॉर, देयरफॉर पूरे दिन में सर 24 घंटा होता है। 1 घंटे में तुम्हारा किडनी अगर 7.5 लीटर फिल्ट्रेट बना रहा है, तो 24 घंटे में कितना बनाएगा? तो 24 into 7 कर दीजिए। द वैल्यू विल बी, आप कैलकुलेट करके देख लो। अगर आप यहाँ कैलकुलेट करोगे तो 7 2 जा 140 और 7 4 जा 280, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? करीब करीब 140 और 280, ठीक है? तो मैं अगर देख लूं तो ये डेटा जो है करीब करीब 170 से 180 लीटर के आसपास आ जाएगा, वो भी एक दिन में। कहने का मतलब ये है कि सर जिस हिसाब से हमारा किडनी फिल्ट्रेट बना रहा है, उस हिसाब से तो 180 लीटर फिल्ट्रेट सुबह से शाम तक, रात तक बनेगा, 24 घंटे में बनेगा। सर क्या ये 180 लीटर फिल्ट्रेट हम एक्सपेल करते हैं? क्या ये 80 लीटर फिल्ट्रेट हम एक्सपेल करते हैं? क्या हम इसको यूरिन के फॉर्म में बाहर निकालते हैं? कभी ऐसा हुआ है क्या किसी दिन कि तुमने 180 लीटर यूरिनेशन किया हो? जरा सोच के बताओ, हुआ है ऐसा? No, sir. No, एक sir. सौ नो सर। एक सौ No, sir. अस्सी लीटर यूरिनेट करने के लिए, 180 लीटर यूरिनेट करने के लिए यू मस्ट हैव टू ड्रिंक एटलीस्ट 500 लीटर ऑफ वाटर। एक पानी की टंकी जोड़नी पड़ेगी, एक तरफ से पियो, और तब तो 180 लीटर यूरिन निकालोगे और बॉडी के बाकी सेल्स को भी पानी दोगे। इतना तो निकालना है। कह रहा है, सर जिस हिसाब से बन रहा है उस हिसाब से तो सर हम पानी पीते भी नहीं है, इतना निकालेंगे कहाँ से? ये तो नामुमकिन सी बात है। सर आपको पता है सर, हम लोग करीब करीब, आप जानो, बट सर आप जानो कि अराउंड इसमें से 180 लीटर बनता है, ठीक है सर? सिर्फ 1 से 1.5 लीटर डेली हम लोग निकालते हैं यूरिन, एज यूरिन निकालते हैं। कह रहा सर ये तो गजब आप बात कर रहे हो, जितना बना है सर उसका ये सिर्फ 1% है, जितना बना है उसका ये सिर्फ 1% है। समझ रहे हो बात को? 100 में 1, 100 में 1, करीब करीब 150 लीटर है, 150 लीटर है तो उसका डेढ़ मैंने रखा है, मतलब करीब करीब 1%
फिल्ट्रेट ही बाहर निकल रहा है, तो 99% फिल्ट्रेट कहाँ गया? द स्टोरी बिगिंस, स्टोरी शुरू हो चुकी है, कहानी शुरू हो चुकी है। कह रहा है कि जिस हिसाब से GFR है 120 से 125 ml, उस हिसाब से 7.5 लीटर, और पूरे दिन में 170 से 180 लीटर, बट निकलता कितना है? करीब करीब 1.5 लीटर हर दिन। इसका मतलब ये बताता है कि बाकी बचा हुआ 99% फिल्टरेट बाहर नहीं निकलता है, वापस रीएब्सॉर्ब हो जाता है। समझ में आया कि व्हाट हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं? अगला स्टेप बोलो तो। Yes, sir. हाँ, यस सर। रीएब्जॉर्प्शन पढ़ने जा रहे हैं। और रीअब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन की यस सर। जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जिस रेट से तुम्हारा किडनी फिल्ट्रेट बना रहा है, उस रेट से तो 180 लीटर तुमको बाहर निकालना पड़ेगा, जो कि कंप्लीटली इम्पॉसिबल टास्क है। तो किडनी रीअब्जॉर्प्शन करता है। सुनिए, और रीअब्जॉर्प्शन होता कहाँ है? तो फिल्ट्रेट बनने के बाद ये जो किडनी के ट्यूब्यूल्स हैं, पीसीटी हैं, लूपोफिलिन है, डीसीटी हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी में रीअब्जॉर्प्शन चलता है। आप देखे होंगे मैंने डॉटेड लाइन से इसको सर्कल आउट किया है। आई हैव सर्कल्ड हियर फ्रॉम द डॉटेड लाइन, होल्ड ऑन। ये डॉटेड लाइन से मैंने सर्कल किया है कि इन हिस्सों में रीअब्जॉर्प्शन होता है। अच्छा, मतलब अगर 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 मैं आपसे कुछ डेटाज पे बात करूं, ध्यान दीजिएगा, आप बड़े आराम से इस चीज को समझ जाओगे। अच्छा, इस फिल्ट्रेट को थोड़ी देर के लिए ना, चलो, इस फिल्ट्रेट को थोड़ी देर के लिए 100 ml मान लो, थोड़ी देर के लिए, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। कैलकुलेशन आसान के लिए 100 ml था मान लो, ये 120 ना मान के 100 मान लो। उसमें से अगर 99% एब्जॉर्ब हो गया, तो सिर्फ 1% बचा है या नहीं? है ना? Yes, sir. यस सर। अच्छा, 1% फिल्ट्रेट ही हर दिन या हर मिनट बाहर निकल रहा है। अब देखिए, कह रहा है सर, 1 मिनट में 120 ml कह लीजिए, या सर 100 ml कह लीजिए, उसमें से 99% एब्जॉर्ब हो गया। मतलब सर 1 ml यहाँ पे यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल रहा है, ठीक है, दोनों किडनी से। तो तुम्हारे दोनों किडनी पूरे 24 घंटे में पूरे 24 घंटे में कह रहा हूं, हर मिनट 1 मिलीलीटर यूरिन बनाते हैं। अच्छा, अगर 1 मिनट में 1 ml, तो 60 मिनट में कितना ml बोलो तो? 60 ml। अच्छा, अगर पूरे दिन निकालने जाओगे, अगर 1 घंटे में 60 ml, तो 24 घंटे में आप निकालोगे, तो ये डेटा करीब करीब 1440 ml आएगा, जो कि करीब करीब 1.5 लीटर आएगा। बात समझ में आया? बोलिए तो। Yes, sir. यस सर। यस तो सर। ये बिल्कुल क्लियर है कि एक, अच्छा, उसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। 1440 है ना, तो उधर घटाए थे, उधर आपने कम किया था, तो इधर थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। तो आप सीधा समझिए कि हाँ ठीक है सर, जितना बनता है उसका 1% बाहर, करीब करीब 1 मिलीलीटर यूरिन हर मिनट में बन रहा है सर, और पूरे दिन में करीब करीब 1.5 लीटर बनेगा। अब एक बात समझिए, एक वर्ड है, फिल्टरेशन फ्रैक्शन। अच्छा, ये फिल्टरेशन फ्रैक्शन क्या है? सुनो, कितना परसेंट छन गया, कितना परसेंट छन गया, यही है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। सुनो, तुम खुद सोच के देखो ना, 600 ml प्लाज्मा गया, 600 ml प्लाज्मा गया। अच्छा, 600 ml प्लाज्मा गया, और कितना बना, उसमें से कितना छना? 120 ml छना। समझ रहे हैं बात को? तो 600 ml Yes. प्लाज्मा था, और ये 120 ml GFR था, है ना? तो आपको फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन निकालना है, तो मैं निकाल के दिखाता हूँ। 120 अपॉन 600 कीजिए, करीब करीब 1/5 आएगा। और इसी डेटा को आप ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं, कितना आया था, और उसमें से कितना भाग, कितना परसेंट फिल्टर हो गया। और 1/5 को आप परसेंट में कन्वर्ट कीजिएगा, तो 20%। तो शब्दों का खेल है, उसी चीज को लिख दिया गया है कि ये फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन है। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या, कितना आया, उसमें से कितना फ्रैक्शन छन गया। बोलिए, समझ में आया? Yes, sir. हाँ, यस तो सर। बस ये शब्दों का माया जाल है, बाकी कुछ नहीं है। जरा आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सर, ये सर, कह रहा है सर, आपका कहना है कि डेली करीब करीब 1.5 लीटर हम लोग यूरिन पास करते हैं आपकी थ्योरी के हिसाब से। और ये मेरी थ्योरी नहीं है, दिस इज द थ्योरी ऑफ एनसीईआरटी, और ये यूनिवर्सल थ्योरी है। कह रहा है सर, आपके हिसाब से डेली 1.5 लीटर यूरिन पास करते हैं। सर, मान लो सर, अगर कोई यूरिन ज्यादा निकालने लगे, तो कितना ज्यादा सर? 2 लीटर? कह रहा नॉर्मल है, 3 लीटर नॉर्मल है। कोई अगर 350 मिलीलीटर से ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस करे, 3.5 लीटर, 3.5 लीटर, सर्दियों में तुम पानी नहीं पी रहे हो, और तुम्हारी बॉडी उतनी अगर यूरिन फेंक रही है,
इसका मतलब तुम्हारे बीमारी हुआ है पॉलीयूरिया। कहोगे सर इससे क्या दिक्कत है? सर कोई बात नहीं, पानी पिएंगे सर ज्यादा। यार अब दिक्कत ये है ना कि अगर यूरिनेशन ज्यादा करोगे तो मान लो रात को सोने जा रहे हो, अब पता चला 5 बार उठ के तुम यूरिनेट करने जा रहे हो, तो नींद अच्छी नहीं आएगी, डीप स्लीप अच्छी नहीं आएगी। डीप स्लीप नहीं अच्छी जाएगी, एक दिन नहीं सो पाओगे ठीक से, 2 दिन नहीं सो पाओगे, हफ्ते 2 हफ्ते में तुम मेंटली डिप्रेशन में चले जाओगे, पागलपन के दौरे पड़ने लगेंगे, एंजाइटी होगा, बेचैनी होगा। दैट इज वाई आपको रात में बार बार यूरिनेट करने भी नहीं उठना चाहिए। अगर 2 बार 3 बार उठते हैं तो कहीं ना कहीं आप अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हैं, और अच्छा नींद काम के फील्ड में बहुत जरूरी है। कह रहा ठीक है सर, मैक्सिमम यूरिनेशन, ज्यादा यूरिन भी हार्मफुल है। कह रहा अगर सर यूरिन कम निकाले तो क्या दिक्कत है? कह रहा कितना कम? 2 लीटर, 1.5 लीटर, 1 लीटर? कह रहा नहीं, 500 मिलीलीटर से भी अगर कम, आधा लीटर से भी कम अगर यूरिनेट कर रहे हो तो ये ओलिगो यूरिया है। अगर आधा लीटर भी यूरिन नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारी बॉडी में क्या बिल्ड होगा? यूरिया बिल्ड होगा, यूरिया बढ़ेगा, विल लेड टू यूरिया बिल्डअप। मतलब शरीर में जो यूरिया बन रहा है वो निकलेगा नहीं, क्योंकि यूरिनेट करोगे तभी तो निकलेगा। यूरिनेट तो तुम कर नहीं रहे हो, तब यूरिया बढ़ेगा, और वो भी एक बीमारी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन दिखाया गया, उसी चीज को निकाल के दिखाया गया है। बट आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि कुछ नहीं, कितना आया और कितना छना, दिस इज द फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। एक काम कीजिए, अपने एंड से इसको जूम कीजिए और देखिए, तब तक मैं अटेंडेंस भेजता हूँ। नोट्स मैंने ऑलरेडी भेज रखा है बिना किसी, शायद आप पूरे चैप्टर का कहानी समझ चुके हो कि आप करने क्या वाले हो। बोलो, एक बार में आपको किडनी का फंक्शन समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. बस यही किडनी का फंक्शन है कि किडनी भाई छानता है, और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आप पढ़ चुके हैं, उसके बाद रीएब्जॉर्प्शन करता है। तो अभी इसी चीज को और इलाबोरेट करके हम लोग पढ़ेंगे, समरी ऑफ एक्सक्रीशन। देखिए एक बार अपने एंड से, जरा हम अटेंडेंस भेज दें यार। अच्छा, आवाज में किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है? No, sir. नो सर। No, sir. ठीक है, No, sir. ठीक, ठीक ठीक। सर हाँ बताइए ना। स्क्रीन साफ नहीं आ रही। जूम नहीं हो रहा है अपने एंड से? आप जूम कीजिए, जूम हो जाएगा आपके एंड से। वो छोटा है ना, वो तो इसीलिए मैं स्क्रीन छोटा कर देता हूँ ताकि जूम करूँ। आप जूम करोगे तो दिखाई देगा। जूम हो जाता है ना आपके एंड से? मैंने तो छोड़ा था पूरा पढ़ने के लिए। पढ़ा आप लोगों ने? Yes, sir. ये जूम हो जाता है, आप अपने एंड से स्क्रीन को बड़ा छोटा कीजिएगा, छोटा हो जाएगा। चलिए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब जो अब देखिए, तो अब स्क्रीन बड़ा दिखाई दे रहा है, अब साफ दिखाई दे रहा है। देखिए, Yes, sir. हाँ वानी। यस सर। हाँ, वो आपको अपने एंड से जूम इन जूम आउट करना था। देखिए, अब अगला स्टेप है वही जो अभी तो सीख के आए हो, रीएब्जॉर्प्शन। अच्छा, अगले 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट नहीं, अभी से जो हम बोलना शुरू करेंगे, ये कंप्लीट 2 क्लास में जाके आपको समझ में आएगा। मतलब आज का क्लास और अगले क्लास, अगला क्लास इस चैप्टर का फाइनल क्लास होगा, तब जाके ये चैप्टर आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। अब ये किस्तों में पढ़ाई होगी। आज मैं कुछ पढ़ाऊंगा, बोलूंगा कि इसको आगे सीखेंगे, आगे सीखेंगे, और इस तरह से जाके फाइनल हो सकता है आज ही हम पहुंच जाए। लेकिन हो सकता है अभी से आपको बातें थोड़ी कम समझ में आए, आप कनेक्ट ना कर पाओ। तो अभी से बस जानना होता है, होता है, होता है। आगे उन सारी चीजों को मैं एक बार कनेक्ट करूंगा,
हो सकता है आज पहुंच जाए, हो सकता है कल पहुंचे, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा कनेक्ट करने में। तो इसलिए अभी से आप समझिए कि आप पार्शियल पढ़िएगा, आपको सिर्फ 60 से 70% कंटेंट समझ में आएगा, बाकी 30% जानना है कि होता है। उसका भी है रीजन, इसीलिए ऐसा मैं कह रहा हूँ। देखो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, रीएब्जॉर्प्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी, जितना फिल्ट्रेट बन रहा है 180 लीटर, लेकिन जितना यूरिन हम लोग निकाल रहे हैं वो सजेस्ट कर रहा है, एनसीईआरटी की प्योर लाइन है कि करीब करीब 99% फिल्ट्रेट जो है उनको रीएब्जॉर्ब होना है किडनी के टिब्यूल से, रीएब्जॉर्प्शन कहलाता है। रीएब्जॉर्प्शन दो तरीके से होता है, कई चीजों को जरूरत के हिसाब से एक्टिवली ब्लड में डाला जाता है, किडनी में चला गया। जैसे प्लाज्मा मतलब क्या तुम समझते हो, प्लाज्मा में ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, गैसेस है, न्यूट्रिएंट है, ये सब छन जाता है, यूरिया तो है ही और ये सब कुछ छन जाता है, विटामिन हैं। तो इन चीजों को जबरदस्ती खींच के लाना पड़ेगा कि नहीं वापस ब्लड में, तो कई चीजों को जबरदस्ती खींच के लाया जाता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पूछेगा एक्टिव एब्जॉर्प्शन किसका होता है, रीएब्जॉर्प्शन किसका होता है, तो ग्लूकोज का, अमाइनो एसिड का, सोडियम का, पोटेशियम का। पैसिव किसका होता है, तो पैसिव होता है पानी का, पानी का ऑस्मोसिस से, क्लोरीन का डिफ्यूजन से, और नाइट्रोजेनियस वेस्ट यूरिया का भी डिफ्यूजन से। बताएंगे इसका क्या मतलब है, इसको याद रखना है, हम आगे इन कड़ियों को जोड़ेंगे, आप चिंता ना कीजिए, आप चिंता नहीं कीजिए, आगे मैं इन सारी चीजों को जोड़ूंगा। अब कह रहा है सर किडनी के तो कई सारे ट्यूब है सर, कहाँ कहाँ पे क्या क्या रीएब्सॉर्ब होता है, आप ये बताओ सर, कहाँ कहाँ पे। अब सुनना, सबसे पहला पार्ट है पीसीटी। कह रहा है जानो, जो आप करीब करीब 120 मिलीलीटर हम लोग लेके चलेंगे, 120 मिलीलीटर जो फिल्ट्रेट बना था 1 मिनट में, कह रहा है सर पर मिनट, जिसको आप जीएफआर भी कह रहे थे, जिसको आप जीएफआर भी कह रहे थे, कह रहा है सर पीसीटी में इस 120 मिलीलीटर में से करीब करीब 70 से 80% पानी को और आयंस को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन यहीं पे होता है। सर यहाँ पे सारे ग्लूकोज को जो छन के नीचे चला आता है, अमाइनो एसिड को, सोडियम को, पोटेशियम को, विटामिन सी को, क्लोरीन को, पानी को एब्जॉर्ब किया जाता है। कह रहा है, बहुत खूबसूरत लाइन है जो मैं आगे बोलने वाला हूँ, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन पीसीटी इज ऑब्लिगेटरी, डिपेंड्स अपॉन एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर सॉल्यूट्स। चलो इस चीज को मैं बहुत बेहतरीन, तीन चार, पहले तो ये सारे एनसीईआरटी के लाइंस हैं, ये एनसीईआरटी का लाइन है, ये एनसीईआरटी का लाइन है, ये एनसीईआरटी का लाइन है। चौथा लाइन मैं मतलब समझाता हूँ, सुनो जरा मैं इस चीज को बड़ा कर दूं फिगर को, ताकि आपके स्क्रीन पे जो मैं लिखूं वो दिखाई दे दे। हाँ जैसे मान लीजिए, जैसे आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट भी हैं और बहुत अच्छे गेस्ट का आदर भाव भी रखते हैं, ख्याल भी रखते हैं। मान लीजिए आपके घर पे गेस्ट आए, मम्मी ने आपसे कहा कि बेटा जाओ शरबत बनाओ, तो आपने शरबत बनाया। शरबत किस चीज का बनाया, तो आपने बनाया है जो शरबत, वो बनाया है शरबत लेमन प्लस वाटर, ठीक है, लेमन वाटर और प्लस शुगर, तीन चीज का आपने एक सिरप बनाया है, सॉल्यूशन बनाया है। अच्छा मम्मी ने कहा बेटा एक काम करो, इस शरबत को छोटे छोटे ग्लासेस में पौर कर दो, तो आपने कहा ठीक है, खुशी खुशी आपने पौर कर दिया। अब मान लीजिए ये एक सॉल्यूशन बना है, फॉर एग्जांपल ये एक सॉल्यूशन बना है। अच्छा ये जो सॉल्यूशन बना है, हर सॉल्यूशन की एक ऑस्मोलरिटी है, पानी है और उसमें आपने सॉल्यूट वगैरह डाला है। मान लीजिए इसकी एग्जांपल के लिए कि इसकी जो ऑस्मोलरिटी है इस सॉल्यूशन की, फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए, कि 300 है, मतलब 300 मिली मोल पर लीटर है, ठीक। आपने क्या किया, इस शरबत में से इन तीनों ग्लासेस में सॉल्यूशन को डाला, सॉल्यूशन को डाल दिया आपने। अच्छा जब डाला तो एक जरा सवाल का जवाब दीजिए कि ये जो ग्लासेस यहाँ लगे हुए हैं और जो यहाँ पे जग लगा हुआ है, इनमें शरबत क्या कहीं पे ज्यादा खट्टा मीठा होगा या सब जगह पे बराबर होगा, बराबर होगा सर। बराबर होगा। बराबर। दैट बराबर होगा मीन्स सर। अच्छा आप जब ग्लास में शरबत को पौर कर रहे हो, तो क्या आप ये सोच के पौर कर रहे हो अच्छा पानी थोड़ा ज्यादा चला जाए, चीनी थोड़ा कम जाए, नींबू थोड़ा ज्यादा चला जाए, नींबू थोड़ा कम जाए, या वो ऑटो एडजस्टेबल है कि जिस रेशियो में पानी जा रहा होगा उसी हिसाब से वो चीनी और आपका लेमन भी जा रहा होगा, यस सर, ऑटो एडजस्टेबल। ऑटो एडजस्टेड है।
इसका मतलब कि जो इस बड़े वाले जग की ऑस्मोलरिटी होगी इन तीनों ग्लासेस में भी, द ऑस्मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, वो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो 300 मिलीमोल ही होगी, कोई कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस नहीं बना होगा। जानते हैं ये क्या कहलाता है? कि जब आप उस जग से शरबत को दूसरे छोटे छोटे ग्लासेस में डाल रहे हैं, जिस रेशियो में सॉल्यूट्स मूव कर रहे हैं उसी रेशियो में सॉल्वेंट भी मूव कर रहा है, वाटर भी मूव कर रहा है। दिस इज ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है जिस रेशियो में वहां से पानी उठ रहा है उसी रेशियो में वहां से सॉल्यूट्स भी उठ रहे हैं, और वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे। तुम एक चीज जानो, बहुत अच्छे से जानो, यहाँ जानो कि जो तुम्हारा प्लाज्मा, यहाँ 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 देखिए, आप जान रहे थे अभी अभी आपने, आपको मैंने पढ़ाया कि यहाँ पे आपका प्लाज्मा छना, ठीक है, यहाँ आपका प्लाज्मा छना, ब्लड का प्लाज्मा ही यहाँ पे आता है। अब कह रहा है सर अगला पार्ट पीसीटी है, तो पीसीटी से चीजों को एब्जॉर्ब करके आपके ब्लड में डाला जाएगा, दिस इज ब्लड, यहाँ डाला जाएगा, ब्लड में डाला जाएगा। तो कह रहा है सर जानते हैं सर पीसीटी से एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? बिल्कुल इस जग वाले की तरह सर, ये जग की तरह एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पे ऑब्लिगेटरी होता है। जिस रेशियो में सॉल्यूट्स उठते हैं उसी रेशियो में पानी भी उठता है। बोलिए समझ में आ रहा है? Yes, sir. मतलब जो प्लाज्मा अगर यहाँ पे आया हुआ है उसकी ऑस्मोलरिटी अगर 300 है, तो उसमें से ऐसे उठाया जाएगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट को कि उसका ऑस्मोलरिटी नहीं बदलेगा, चीनी और पानी नहीं बदलेगा, बिल्कुल एक जैसे जो है वो आपका सॉल्यूट उठेगा। दिस इज व्हाट ऑब्लिगेटरी मींस। बोलिए ऑब्लिगेटरी का मतलब समझ में आया है? थोड़ा और डिटेल और आगे समझ में आएगा आपको, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. सीधा समझना है कि कॉन्सेंट्रेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, वॉल्यूम जरूर कम होगा। शरबत में से जग में से शरबत जरूर कम हुआ, लेकिन क्या कॉन्सेंट्रेशन बदला? No, sir. No, sir. नहीं बदला। तो दैट इज व्हाट मींस द ऑब्लिगेटरी। लेट्स मूव ऑन। कह रहा अगला जो पार्ट है ना सर वो है पीसीटी सर, ठीक है, पीसीटी पे आ जाओ सर। पीसीटी में बताओ, सॉरी लूप ऑफ हेनले पे आ जाओ सर। तो आप लोग जानते हैं लूप ऑफ हेनले के कुछ पार्ट्स होते हैं। एक ऐसे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है, फिर जो लूप ऑफ हेनले होता है वो कौन सा लूप ऑफ हेनले होता है? असेंडिंग होता है, दिस इज DLOH, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, दिस इज असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ALOH, इसमें ऊपर इसमें नीचे। कह रहा है सर आप एक बात जानो सर कि सबसे कम रीएब्जॉर्प्शन तो लूप ऑफ हेनले में होता है। तो कह रहा है कितना बताओ? कह रहा है सर डिसेंडिंग में सिर्फ पानी का रीएब्जॉर्प्शन होता है। अब यहाँ पे जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है वो ऑब्लिगेटरी नहीं हो रहा है, सिर्फ पानी निकल रहा है। मतलब अगर कोई सॉल्यूशन है, कोई चीनी पानी का शरबत है, और उसमें से तुम हीट करना शुरू करोगे तो पानी उड़ेगा, पानी उड़ेगा तो नीचे चीनी बढ़ेगा, वो सॉल्यूशन मीठा होगा, मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन बदली। बिल्कुल उसी तरह से आपके डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से सॉल्यूट तो निकलता ही नहीं है, सिर्फ पानी निकलता है। तो अंदर जो फिल्ट्रेट होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बोलो तो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और यहां से 5% पानी को रीअब्सॉर्ब किया जाता है। कह रहा है असेंडिंग पे आइए सर, असेंडिंग पे आइए। कह रहा है सर असेंडिंग से पानी तो निकलता ही नहीं है सर, पानी नहीं, ये सब आपको बस जानना है। मैं इन चीजों को, कड़ियों को जोड़ूंगा, मेरे को इस कड़ी को जोड़ने में कम से कम 1.5 लेक्चर लगेंगे। तो अभी आप जानिए कि बस होता है होता है होता है, दैट्स इट। मैं सब चीज को जोड़ूंगा। कह रहा है सर असेंडिंग में पानी नहीं एब्जॉर्ब होता है सर, आप जानो यहां से सिर्फ सॉल्यूट, सोडियम पोटेशियम क्लोरीन, ये सब रीएब्जॉर्ब होते हैं। अब एक शरबत है, उससे अगर सिर्फ चीनी निकाल रहे हो और पानी निकाल ही नहीं रहे हो, नो H2O, यहां से H2O का रीएब्जॉर्प्शन ही नहीं होता है, सिर्फ सोडियम का, क्लोरीन का, पोटेशियम का, इन चीजों का रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछेगा, ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बताइए किडनी का ऐसा कौन सा हिस्सा है जहां से पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं होता. नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। कह रहा है अगला है सर डीसीटी। आप ही तो सर पढ़ाए हैं कि दिस इज हमारा बाउमन्स कैप्सूल, दिस इज हमारा बाउमन्स कैप्सूल, दिस इज बीसी, पीसी, दिस इज सर पीसीटी। चलो मैं जरा फिगर जूम कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास ना पैसों की कमी है ना स्पेस की कमी है। जब पैसा नहीं मतलब स्पेस की कमी नहीं है, डिजिटल माध्यम में कागज पेन चौक कुछ नहीं लगता है। तो ये पीसीटी है हमारा, इसके बाद हमारा लूप ऑफ हेनले है। हाँ यहाँ पे सबसे अच्छा बात ये होता है ना कि कोई पेन कॉपी कागज का झंझट ही नहीं है। ये हमारा लूप ऑफ हेनले गया और ये हमारा डीसीटी आया।
इसके बाद कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और ये कलेक्टिंग डक्ट, ठीक। दिस इज DCT, दिस इज CT, दिस इज CD। कह रहा है सर DCT में ना सर्तिया रीएब्जॉर्प्शन होता है, कुछ कंडीशन के साथ रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो कहिएगा सर क्या कंडीशन, सर ये क्या बात हुआ, हमको क्या पता है कंडीशन। मैं बताता हूँ, ये चीज आप बहुत डिटेल में सीखिएगा। कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन कहने का मतलब है शर्तों के साथ, शर्तों के साथ होता है, हमेशा नहीं होता है। PCT में हमेशा होगा, लूप ऑफ हेनले में हमेशा होगा, जब भी फिल्ट्रेट आएगा एब्जॉर्प्शन होगा ही होगा। DCT में शर्तों के साथ होता है, और वो भी कुछ खास चीजों का, जैसे पानी का होता है और जैसे सोडियम का होता है। लेकिन वो शर्त क्या है, तो शर्त है कि भाई डिपेंड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ADH एंड एल्डोस्टेरॉन। कह रहा है दो हार्मोन्स अगर होंगे तो होगा एब्जॉर्प्शन, और दोनों हार्मोन अगर नहीं होंगे तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। कैसे, तो मैं बताता हूं। अगर ADH होगा, अगर ADH होगा, मैं यहां लिख रहा हूं, ADH अगर होगा तो पानी एब्जॉर्ब होगा, अगर ADH नहीं होगा तो पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा। मतलब ADH दोगे तो यहां से पानी उठेगा, वरना नहीं उठेगा। कह रहा है सर अगर सोडियम उठाना है तो एल्डोस्टेरॉन देना पड़ेगा, अगर एल्डोस्टेरॉन दीजिएगा सर तो सोडियम उठेगा। शर्त ही यही है कि एल्डोस्टेरॉन दो सोडियम एब्जॉर्ब होगा, और नहीं दीजिएगा तो नहीं उठेगा। तो दिस इज व्हाट द कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन मींस। लेट्स सी, आगे लिखा हुआ है, इसी बैच में मैंने पढ़ाया है, इसको मिटा देते हैं, कोई बात नहीं है। कह रहा है सर ये देखो सर, अगर ADH है तो पानी एब्जॉर्ब होगा, अगर एल्डोस्टेरॉन है तो सोडियम एब्जॉर्ब होगा, अगर एब्सेंट है तो दोनों में से किसी का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। यहाँ पे जो रीएब्जॉर्प्शन है आपके DCT में, आप कह सकते हो कि सच्चा रीएब्जॉर्प्शन नहीं है, पानी का रीएब्जॉर्प्शन झूठा रीएब्जॉर्प्शन है। क्यों झूठा है, बिकॉज डिपेंड्स अपॉन, बिकॉज हर बार नहीं होगा, हर बार नहीं होगा, बिकॉज डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है रीएब्जॉर्प्शन इसका, बोलो तो ADH के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हार्मोन, यस ठीक सर। ठीक 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 ठीक। इसीलिए इसीलिए ये क्या है जरा बताइए तो, आपका झूठा है। अच्छा, यहाँ पे आपके DCT में बाइकार्बोनेट आयंस भी रीएब्जॉर्प्शन होते हैं, तो आप समझिए इस चीज को, बाइकार्बोनेट आयन का भी रीएब्जॉर्प्शन होता है। आगे आते हैं। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल तो छोटा सा हिस्सा है, तो उसमें पानी वगैरह थोड़ा बहुत रीएब्सॉर्ब होता है। कलेक्टिंग डक्ट, कह रहा है कलेक्टिंग डक्ट से सर खूब सारा पानी निकाला जाता है, खूब सारा पानी, और ब्लड में डाल दिया जाता है, तभी तो फिल्ट्रेट कम होता है, तभी तो यूरिन कम बनता है। तो ये थी कहानी अलग अलग हिस्सों में रीएब्सॉर्प्शन की। इसको हम आपको NCERT का फिगर भी दिखाएंगे और समझाएंगे, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए मुझे कुछ और अभी आपको नहीं समझ में आया है। रीएब्सॉर्प्शन का आपने 70% कंटेंट पढ़ा है, मैं अभी जोड़ूंगा कड़ियों को। आप बिल्कुल इस चीज को लेके ऐसे उड़ रही है, अभी सिर्फ आप रीडिंग डाल रहे हैं, जस्ट लाइक रीडिंग, हाँ हाँ यहाँ यहाँ ये बाद में सीखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, सब बताएंगे, हम ही जवाब देंगे। एक वर्ड है रेनल थ्रेशोल्ड या ट्यूब्यूलर मैक्सिमा। क्या है रेनल थ्रेशोल्ड या ट्यूब्यूलर मैक्सिमा, लेट्स सी, मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगेन मैं आपके लिए थोड़ा सा फिगर बड़ा करूंगा। अभी अभी हम लोग देख के आए थे कि ये आपका बाउमन्स कैप्सूल, बहुत समझदार स्टूडेंट्स हैं आप लोग अभी आप पढ़ के आए हैं, दिस इज PCT, ठीक। और यहाँ से कुछ चीजें छन रही हैं, ठीक, यहाँ से कुछ चीजें छन रही हैं, ठीक। जो छन रहा है वो है तुम्हारा प्लाज्मा, जो छन रहा है वो प्लाज्मा ही है ना, बोलो तो। यस सर। अच्छा, यस सर। अभी पिछले चैप्टर में तुम लोग पढ़े हो कि प्लाज्मा में ग्लूकोज हो सकता है, क्योंकि तुम जो खाना खाते हो ग्लूकोज ब्लड में जाता है, ब्लड के प्लाज्मा में वो घुल जाता है, इसमें ग्लूकोज हो सकता है, ठीक। अभी अभी जस्ट पढ़े हो कि ये ग्लूकोज जब आगे बढ़ता है, इधर यूरिन में निकालोगे ग्लूकोज नहीं भाई, बॉडी कहता है भाई सारा ग्लूकोज तो छन गया किडनी में गया, तो निकालो इसको। तो जितना ग्लूकोज यहाँ पे होता है, जितना यहाँ पे ग्लूकोज होता है, उन सब को उठा के फिर से ब्लड में डाल दिया जाता है वापस, एंड दिस इज रीएब्सॉर्प्शन, दिस इज रीएब्सॉर्प्शन। लेकिन कह रहा है सर थोड़ा सा कहानी में प्लॉट में ट्विस्ट डालिए सर। ट्विस्ट ये है सर कि अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज का वैल्यू कितना, तो मैं बताता हूं, होना चाहिए नॉर्मली 70 से लेके 180 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ब्लड। हर 100 मिलीलीटर में सर अगर इतना है ना, सिंपल भाषा में समझिए, अगर 180 मिलीग्राम तक है
तो वो उठ जाएगा, यहाँ से रीएब्सॉर्ब होगा। लेकिन मान लो तुम बहुत एकदम चीनी पी के सोते हो, एकदम जाते हो रसगुल्ला का सिरप पी लेते हो, चाशनी पी लेते हो, दिन भर कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, तो ब्लड में शुगर ज्यादा हो जाता है, पढ़ाएंगे डायबिटीज की प्रॉब्लम है। उस केस में क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आपके ब्लड में 200 मिलीग्राम ग्लूकोज है, तो यहां से मैक्सिमम उठाया जा सकता है, मैक्सिमम कितना उठाया जा सकता है, 180 मिलीग्राम। जो 20 मिलीग्राम होगा ग्लूकोज वो नहीं उठेगा, और वो 20 मिलीग्राम आगे बढ़ेगा और जाएगा आपकी यूरिन में। जानते हैं ग्लूकोज का रेनल थ्रेशोल्ड है 180 मिलीग्राम। अगर इससे ज्यादा आपके ब्लड में हुआ तो इसको आप उठा नहीं सकते हो, और नहीं उठा सकते हो तो ये छन चुका है तो यूरिन में जाएगा। एंड एक तरह की प्रॉब्लम है ये, एक तरह की आप कह लो कि पैथोलॉजी है, एक बीमारी है कि भाई आपके यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है, एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ डायबिटीज। तो क्या है रेनल थ्रेशोल्ड? रेनल थ्रेशोल्ड है किसी भी चीज का हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन आपके ब्लड में जिस तक उसको टोटली उठाया जा सके। अगर उस वैल्यू को वो क्रॉस करे तो उसको रीएब्सॉर्ब नहीं किया जा सके और वो यूरिन में नजर आए, दिस इज रेनल थ्रेशोल्ड। आप जान रहे हैं ग्लूकोज का रेनल थ्रेशोल्ड 180 मिलीग्राम है। इंपॉर्टेंट, अच्छा ये बोलिए, ये समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इसी को कहते हैं ट्यूब्यूल्स की मैक्सिमम क्षमता रीएब्सॉर्ब करने की, ट्यूब्यूल्स की मैक्सिमम क्षमता रीएब्सॉर्ब करने की। सुनिए, एक बात समझाते हैं। कुछ जानवर होते हैं, कुछ, एक सेकंड यार, reabsorption do not occurs in animals lacking glomeruli। जैसे मराइन फिश हैं, डिजर्ट एम्फीबिया हैं, उनके पास ग्लोमेरुलाई होता ही नहीं है। कई ऐसे जानवर होते हैं। अच्छा मैंने एक चीज पढ़ाना चाहता था, मैं एक चीज क्या पढ़ाना चाहता था मैं आपको बताता हूँ। बस मेरे को 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं एक मिनट का टाइम दीजिए, मैं इस चीज को जरा एक बार क्रॉस चेक कर लूँ, मैं पढ़ाता हूँ। एक सेकेंड रुक जाइए, एक सेकेंड रुक जाइए, मैं पढ़ाता हूँ। एक्चुअली है ना कि नहीं, न्यूरल नहीं, एक्सक्रीशन टाइमर 2। अच्छा, ये एक्सक्रीशन मेरा नोट्स है, एक्सक्रीशन टाइमर 2। अच्छा, लिख के पढ़ाया है मैंने किसी बैच में, बड़ा खूबसूरत लिख के पढ़ाया है भाई। यही पीडीएफ भेज देते तुम लोगों को, लिखा लिखाया पीडीएफ है। चलो यही अपलोड कर देंगे, बढ़िया वाला पीडीएफ है, किसी बैच में मैंने पढ़ाया होगा लिख के। एक्चुअली मैं क्या देखना चाहता था यार, किडनी कहाँ गया? अच्छा, नहीं यहाँ नहीं है, एक सेकेंड रुक जाइए आप लोग, मैं बताता हूँ। अ, चलिए मैं आपको पढ़ाता हूँ, कहाँ गया आपको, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना। अच्छा ये तो न्यूरल है, बस एक सेकेंड, यही सब दिक्कत हो जाता है। आपके बैच का नोट्स कहाँ गया यार? एक्सक्रीशन टाइमर 2, एक्सक्रीशन मेरा नोट्स। अच्छा मैं ना आपको एक चीज सिखाना चाह रहा था, वो किडनी में मेरे को सिखाना था, मैं यहाँ पे सिखा देता हूँ। चलो मैं आपको बता देता हूँ, ये नोट्स में नहीं है, ये चीज छूट चुका है, बट कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखो किडनी ना 3 तरह का होता है। चलो मैं आपको समझाता हूँ। किडनी 3 तरह का होता है, यहाँ देखिएगा। अलग अलग जानवरों में दुनिया में किडनी 3 तरह के होते हैं। 3 तरह का कौन कौन सा होता है सुनिए। एक होता है प्रोनेफ्रिक किडनी, बस 1 मिनट का खेल है। दूसरा होता है मीजोनेफ्रिक, एनिमल किंगडम में भी पढ़ेंगे। और तीसरा होता है मेटानेफ्रिक। देखो, तीन, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, किडनी में जो सबसे पुराना किडनी है ना वो प्रिमिटिव है, और सबसे जो एडवांस्ड है, मेटा मतलब एडवांस्ड होता है। तभी तो आप देख रहे हैं फेसबुक का नाम क्या बन के बना हुआ है, बोलो तो फेसबुक का नाम क्या रखा गया है, नया नाम, मेटावर्स, एडवांसमेंट, समझ रहे हो, मेटा का Meta. मतलब एडवांस होता है। सुनो, कह रहा है जो पुराने जमाने में किडनी होता था अभी भी जिन जानवरों में है, प्रोनेफ्रिक किडनी में बाउमन्स कैप्सूल की बात करें और लूप ऑफ हेनले की बात करें, कह रहा है बाउमन्स कैप्सूल भी नहीं होता था,
लूप ऑफ हेनले भी नहीं होता था। मेटानेफ्रिक किडनी में बाउमन्स कैप्सूल नहीं होता था, लूप ऑफ हेनले होता था, मीजो में सॉरी। और आपका किडनी सबसे एडवांस्ड है, इसमें दोनों होता है। तो तीनों किडनी में फर्क समझ में आ रहा है? बोलो तो। Yes, sir. अलग अलग जानवरों Yes, में होता sir. है। किडनी जैसे जैसे आगे बढ़ते गया, किडनी इवॉल्व होते गया। अब आते हैं, ये तीनों किडनी समझ में आ गया एक झटके में, बस एक 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 सिंपल से कॉन्सेप्ट में ही समझ में आ गया, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अच्छा, जैसे जिनके पास बाउमन्स कैप्सूल नहीं होगा, इन दोनों के पास बाउमन्स कैप्सूल नहीं होगा, तो क्या इनके पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता होगा? बोलो तो। No, sir. नो अल्ट्रा No. फिल्ट्रेशन, समझ रहे हो? आपके पास तो होता है। अच्छा, जिनके पास लूप ऑफ हेनले नहीं होगा, लूप ऑफ हेनले पानी बचाता है, नो वाटर कंजर्वेशन, मैंने कहा है, अभी पढ़ाएंगे भी, नो वाटर कंजर्वेशन। अगर लूप ऑफ हेनले नहीं है तो पानी कंजर्व नहीं होगा। पहले इतनी बात समझ में आ रही है? बताइए तो। Yes, sir. चलिए, अब मैं बताता हूं आपको, आपके नोट्स पे आते हैं। अब बहुत करीब है चीजों को समझने के। कह रहा है सर, आप कह रहे हो, कुछ कह रहे हो, देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ। आप जानो कि कई ऐसे जानवर हैं, रीएब्जॉर्प्शन डू नॉट अकर्स इन एनिमल्स। कई ऐसे जानवर हैं जिनकी किडनी में ग्लोमेरुलाई ही नहीं होता है, बाउमन्स कैप्सूल ही नहीं होता है। अब नहीं है बाउमन्स कैप्सूल या ग्लोमेरुलाई, बोले तो बाउमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलाई एक दोनों में ही फिट होते हैं ना, बोलो तो। अब नहीं है Yes, तो sir. क्या उनके उन जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा ही नहीं, जब चीजें छनेंगी ही नहीं, तो रीएब्जॉर्प्शन किस बात का? नो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नो रीएब्जॉर्प्शन। और ऐसा किस जानवर में होता है? मराइन मछलियों में होता है और डिजर्ट एम्फीबिया में होता है। बोलिए, समझ में आया? Yes, sir. आपको नहीं समझ में आया? अब आप पूछिएगा कि सर ये तो गजब बात आप कह रहे हो। अगर इन जानवरों के पास ग्लोमेरुलाई नहीं है, अगर इन जानवरों के पास रीएब्जॉर्प्शन, सर पहले तो ये बताओ सर, इनका कचरा निकलेगा कैसे? अगर ब्लड नहीं छनेगा तो कचरा निकलेगा कैसे? बताते हैं। अगला है एक आखिरी स्टेप आपके यूरिन फॉर्मेशन में, और वो स्टेप है, ध्यान दीजिएगा, टिब्यूलर सिक्रीशन। टिब्यूलर सिक्रीशन क्या है, मैं आपको समझाने जा रहा हूं। देखो, कई बार क्या होता है कि कई सारी मेटाबॉलिक वेस्ट जो हैं फिल्ट्रेट में ब्लड से डाले जाते हैं। जैसे ये तुम्हारा ग्लोमेरुलाई, ठीक है, ये बाउमन्स कैप्सूल वगैरह है, और इधर तुम्हारा ब्लड है। जानते हो सिक्रीशन क्या होता है? जब ब्लड से किसी चीज को फिल्ट्रेट में डालोगे, आप अपने किडनी में डालोगे, किडनी के ट्यूब में डालोगे, तो ये सिक्रीशन कहलाता है। कह रहा है सर क्यों डालेंगे, ये बताओ, क्या जरूरत पड़ गई? सब कुछ तो छन ही जा रहा था। कह रहा है नहीं, कई बार क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन, अगर मान लो तुम्हारे ब्लड में प्रोटॉन बढ़ गया है, अगर मान लो तुम्हारे ब्लड में प्रोटॉन बढ़ गया है, प्रोटॉन बढ़ने का मतलब ब्लड एसिडिक होगा। अगर ब्लड एसिडिक हो गया तो सारा ब्लड बफर सॉल्यूशन है, वो एसिड बेस को मेंटेन करता है, बफर सॉल्यूशन उसी को कहते हैं। अब ब्लड में अगर एसिड बढ़ गया है और ये हाइड्रोजन आयन क्षमता भी नहीं है, नहीं क्षमता है, तो कोई रास्ता नहीं है इसको निकालने का, इसको सिक्रीट करना पड़ता है। तो कई ऐसी चीजें होती हैं जो क्षमती नहीं है, उनको ब्लड में जबर ब्लड से उठा के फेंका जाता है फिल्ट्रेट में। और वो मदद करती हैं किस काम में? आयनिक और एसिड बेस बैलेंस में। अच्छा, ये बिल्कुल रीएब्जॉर्प्शन के उल्टा होता है। रीएब्जॉर्प्शन में अभी अभी पढ़े हो ना, यहाँ से चीजों को उठा के ब्लड में डाला जा रहा था। देखो तो एक दूसरे के ऑपोजिट है ये दोनों, Yes, sir. यस। है ना? ठीक है। अब चलिए देखते हैं सिक्रीशन कहाँ कहाँ पे होता है। देखो कई बार क्या होता है ना, जैसे अगर मैं तुम्हें समझाऊं, ट्यूबुलर सिक्रीशन अलग अलग हिस्सों में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कह रहा है कि जैसे ये किडनी का ट्यूब है, मैं बना ही देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये किडनी का ट्यूब है, किडनी का ट्यूब है, और ब्लड से क्या किया जाता है? ब्लड से क्या किया जाता है? इस ट्यूब में हाइड्रोजन को डाल दिया जाता है, H+ को। अच्छा, H+ को अगर फिल्ट्रेट में डाला गया, ब्लड था, ब्लड से उठा के इस फिल्ट्रेट में डाला गया, यहाँ जो फिल्ट्रेट है उसमें डाला गया, ठीक? तो फिल्ट्रेट में डाला गया तो फायदा ये हुआ कि ब्लड की पीएच एसिडिक नहीं रही, ब्लड का पीएच थोड़ा न्यूट्रलाइज हुआ। लेकिन H+ आने से ये फिल्ट्रेट, ये यूरिन बहुत ज्यादा एसिडिक बन गया, बोलो तो। Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. यही यस सर। यूरिन यही यूरिन ना जाके, मान लो तुम अभी बैठे हुए हो, और बैठे हुए हो, ये तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर है, इसमें ये स्टोर है,
ये इसमें स्टोर्ड है, मान लो इसमें स्टोर्ड है ये यूरिन, यही फिल्ट्रेट अब स्टोर्ड है, और ये एसिडिक है क्योंकि तुम्हारी बॉडी ने इसमें H प्लस डाला है। एसिड की आदत होती है, इरोजिव नेचर का होता है, तुम्हारे यूरिनरी ब्लैडर के वॉल को ये खराब करेगा, खराब करेगा तो बॉडी कहता है भाई ये तो गजब हो गया, ब्लड का पीएच मेंटेन किए तब तक यूरिनरी ब्लैडर का वॉल खराब होने लगता है। इसलिए साथ साथ हाइड्रोजन भी डाला जाता है, और इस फिल्ट्रेट को थोड़ा न्यूट्रलाइज करने के लिए ब्लड से इसमें अमोनियम आयंस भी डाले जाते हैं, NH3 प्लस भी डाला जाता है, तो ये एसिडिक पीएच थोड़ा सा न्यूट्रलाइज होता है। तो आपने क्या सीखा, पीसीटी में हाइड्रोजन डाला जाता है, अमोनियम, हाइड्रोजन यूरिन को एसिडिक बना देता है और ब्लड को लेस एसिडिक बनाता है, लेकिन एसिडिक फिल्ट्रेट को, एसिडिक यूरिन को न्यूट्रलाइज करता है कौन, तो NH3 प्लस आयन, और इस वजह से आपकी यूरिनरी ब्लैडर की वॉल बच जाती है। बोलिए समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। पोटेशियम को भी देखो, पोटेशियम का बड़ा खतरनाक सिस्टम है, अगर बढ़ जाता है ब्लड में तो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। पढ़ाए हैं कई ऐसे आयंस भी हैं जिनके बढ़ने से हार्ट रेट बढ़ता घटता है, उसमें पोटेशियम मैंने लिखा होगा कि अगर बढ़ गया तो हार्ट रेट डाउन हो जाता है, एकदम दिल धड़कना बंद कर देगा। तो कई बार अगर तुम्हारे ब्लड में पोटेशियम ज्यादा है ना तो उसको फेंका जाता है, हटाया जाता है, और अगर कम हो जाता है तो मसल्स में कमजोरी हो जाती है। तो पोटेशियम हर चीज को एक लेवल पे मेंटेन किया जाता है, अगर ज्यादा कम हुआ तो फेंकना पड़ता है। क्रिएटिनिन है, ड्रग्स हैं, कई दवाई नहीं छानते हैं, हिप्यूरिक एसिड वगैरह है। लूपोफेनले में कह रहा है, अभी छोड़ दीजिए, बस जान लीजिए कि थोड़ा सा यूरिया सिक्रीट किया जाता है, वो भी असेंडिंग लूपोफेनले में, और वो भी जो कलेक्टिंग डक्ट से एब्जॉर्ब किया गया है। डीसीटी में भी पोटेशियम, अमोनियम, H प्लस HCO3 माइनस आयंस को एब्जॉर्ब किया जाता है। अब यहाँ आइए, एक बड़ा खूबसूरत फिगर आपके एनसीईआरटी का है, मैं दिखाता हूँ। दिस इज बाउमन्स कैप्सूल, दिस इज बाउमन्स कैप्सूल, और बाउमन्स कैप्सूल के बगल में ये पीसीटी है। फिर ये लूप ऑफ हेनले है, आप लोग जानते हैं ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है मेडुला में लूप ऑफ हेनले है। फिर ये हिस्सा डीसीटी है। यहाँ पे ना दो कलर मैंने यूज किया है, दोनों कलर को समझो, बहुत ध्यान से समझना। जैसे ये मैं ब्लड बना देता हूँ, ये मैं ब्लड बना देता हूँ, और ये भी मैं ब्लड बना देता हूँ, यहाँ देखिए। अच्छा आप लोग खुद सोचिए, जैसे अगर मैं आप लोगों के सामने अगर आपको सोचने पे मजबूर करूं, ये बिल्कुल फिगर ऐसे ही एनसीईआरटी में बना हुआ है, कतई ये नहीं सोचिएगा कि अभिनंदन झा अपने मन से कोई भी चीज पढ़ाता है, नहीं, बिल्कुल एनसीईआरटी ही पढ़ाता है। ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ये फिगर मैं अभी ऐड कर रहा हूँ, बस अभी देखो आप। अच्छा ये दो चीजें मैंने दिखाई है, आप देखोगे यहाँ मैंने कुछ चीजों को ब्लू कलर से दिखाया है और कुछ चीजों को ग्रीन कलर से दिखाया है। देखो नीचे मैंने लिखा है कि जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है, जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है उसका मतलब है रीएब्जॉर्ब हो रहा है, और जो ब्लू कलर से दिखाया गया है उसका मतलब है सिक्रीटेड है। अच्छा अगर ब्लड से कोई चीज ट्यूब में डाला जा रहा है तो तुम्हें नहीं लगता है ये सिक्रीशन है? बोलो तो। यस सर। और किसी चीज को यहां से उठा के ब्लड में डाला जा रहा है तो तुम्हें नहीं लगता है कि ये रीएब्जॉर्प्शन है? बोलो तो। यस सर। तो एक ही ट्यूब में दो तरह के एरोज लगे होंगे, एक ट्यूब से दूर, तो ट्यूब से दूर मतलब रीएब्जॉर्प्शन, और ट्यूब की तरफ मतलब सिक्रीशन। बोलिए। यस सर। ठीक है, तो एनसीईआरटी की इस बारीकी पे पहले आप ध्यान रखिए, फिर आते हैं इस फिगर को डिकोड करने। कह रहा है देखो, अभी अभी तुम लोग पढ़े हो कि पीसीटी में किस किस चीज का रीएब्जॉर्प्शन होता है, तो देखो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पीसीटी में H बाइकार्बोनेट आयन, Na+Cl, पानी का रीएब्जॉर्प्शन होता है, न्यूट्रिएंट का होता है, K+ का होता है, ग्लूकोज वगैरह का भी होता है, इनफैक्ट ग्लूकोज, सारा विटामिन, ये सब का होता है। पीसीटी में सिक्रीशन देखो किस चीज का हो रहा है, H+ का, NH3 का। अभी अभी पढ़े हो ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, DLOH है, यहाँ सिर्फ पानी। अभी अभी पढ़े हो कि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में Na+Cl, Na+Cl, ये सब चीजों का। अभी अभी पढ़े हो कि डीसीटी में कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है पानी का, बाइकार्बोनेट आयन का और सोडियम का, तो सोडियम हमेशा NaCl के फॉर्म में होता है, Na+Cl-। समझ रहे हैं बात को? देखिए, यस सर। और अभी अभी देखे हैं आपने, ऊपर दिखा भी हुआ है कि डीसीटी में K+ और H+ का, और कलेक्टिंग डक्ट में खूब सारे पानी का। एक और चीज आप ध्यान दीजिएगा, कलेक्टिंग डक्ट से कुछ यूरिया को निकाला जा रहा है, मतलब उसका रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, और उसी यूरिया को असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के थिन सेगमेंट में सिक्रीट कर दिया जा रहा है। इस यूरिया पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, डिटेल अभी थोड़ी देर में समझाएंगे। तो इस फिगर को आप डिकोड कर पाए कि ये फिगर क्या है? बोलिए। यस सर।
यस सर। अब एक बार इस फिगर को थोड़ा अच्छा, इसमें आप इस फिगर में एक काम कीजिए, मेरे को ये बताइए कि कौन सी ऐसी चीज है जिस जो रीएब्सॉर्ब भी हो रहा है, सिक्रीट भी हो रहा है। देख के बताइए इस फिगर में कौन सा ऐसा आयन है। हम्म अच्छा जरा पोटेशियम। बहुत ठीक ठीक ठीक, मैं अभी और आऊंगा, जरा ध्यान दीजिएगा। ये पोटेशियम को ग्रीन कलर से भी दिखाया गया है, ये पोटेशियम को ब्लू कलर से भी दिखाया गया है, और यहां से जब ब्लड जाता होगा, यहाँ से जब ब्लड जाता होगा, तो आप जानते हैं ये छना भी होगा पोटेशियम, आप जानते हैं ये ग्लोमेरुलाई है। पोटेशियम छन भी रहा है, रीएब्सॉर्ब भी हो रहा है और सिक्रीट भी हो रहा है। तीनों चीजें हो रही हैं पोटेशियम की, जरा देखिए तो। यस सर। यस सर। अच्छा सिर्फ पोटेशियम ही नहीं, सिर्फ पोटेशियम ही नहीं, मैं एक और नाम बताता हूँ, सुनो। यहाँ से यूरिया छनता है, क्योंकि यूरिया वेस्ट है ना, है या नहीं है वेस्ट? अल्ट्रा फिल्टर हुआ यूरिया, बोलो। अरे यस वेस्ट है सर। ना। अच्छा ये यूरिया आगे बढ़ रहा है, ऐसे आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, देखो आगे बढ़ रहा है, 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 बढ़ रहा है। जैसे ही कलेक्टिंग डक्ट से जा रहा है, तो बहुत थोड़ा सा यूरिया रीएब्सॉर्ब हुआ, और वही यूरिया सिक्रीट भी हुआ। ज्यादातर यूरिया फेंक दिया जाता है बाहर। तुम्हें नहीं लगता है पोटेशियम एंड यूरिया आर होगा, आर दी ओनली कंपाउंड या आयन जो अल्ट्रा फिल्टर भी होते हैं, रीएब्सॉर्ब भी होते हैं और सिक्रीट भी होते हैं? बोलो तो। यस सर। यस सर। हाँ, इस चीज को ध्यान रखिएगा, हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन मिले। मैं इन सब चीजों का सिग्निफिकेंस बताऊंगा। अब आ जाइए, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि कोई जानवर था, कोई जानवर था, इधर देखिए, कोई जानवर था, भगवान ने उसको क्या नहीं दिया है? तो भगवान ने उसको उसका ग्लोमेरुलाई छीन लिया है। ग्लोमेरुलाई छीनने की वजह से ये ग्लोमेरुलाई, दिस इज ग्लोमेरुलाई, अभी अभी आप पढ़ के आए हैं कि ये ग्लोमेरुलाई नहीं था, एब्सेंट था किसमें? मराइन, समुद्री मछलियों में, फिश में, एंड डिजर्ट एम्फीबिया में। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? यस सर। ठीक, एब्सेंट था। तो आपके मन में एक सवाल आया था, मैंने आपसे वो सवाल किया था कि अगर ये नहीं है तो बॉडी का कचरा कैसे निकलेगा? अगर ये है ही नहीं तो आखिर यहाँ नो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तो फिर रीएब्सॉर्प्शन किस बात की? कचरा निकलेगा कैसे? तो कह रहे सर कोई बात नहीं, ये नहीं है ना सर, लेकिन ब्लड से सर वो एक काम तो कर ही सकते हैं, ब्लड की चीजों को इन ट्यूब्स में डायरेक्ट सिक्रीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं हुआ तो? बोलो। यस सर। सिक्रीशन कर सकते हैं ना। कह रहा है ऐसे जानवर, ऐसे जानवर जिनमें, ध्यान दीजिएगा, ग्लोमेरुलाई नहीं पाया जाता है, उनमें बॉडी का कचरा निकालने के लिए, वेस्ट निकालने के लिए ट्यूबुलर सिक्रीशन ही एकमात्र सहारा होता है। हम में तो कम इंपॉर्टेंस है, हम में तो ये सिर्फ ब्लड के पीएच को मेंटेन कर रहा है, हम में सिर्फ ये हमारे ब्लड के पीएच को मेंटेन कर रहा है। यूरिया तो हमारा छर ही जा रहा है, लेकिन पीएच को मेंटेनेंस का काम कर रहा है। लेकिन उन जानवरों में जिनमें ग्लोमेरुलाई नहीं है, ये सिर्फ एक मात्र सहारा है बॉडी का कचरा निकालने के लिए। पढ़ लीजिए, है लिखा हुआ। यस सर। तो तीनों स्टेप्स में, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्सॉर्प्शन, सिक्रीशन, अभी तक किसी को कोई तकलीफ? बोलिए बोलिए, बोलो भाई। नो सर। अब तुम लोगों को एक अभी आज भी तुम लोगों को सब कुछ नहीं समझ में आ सकता है, क्योंकि मेरे पास भी टाइम बाउंडेशंस है कि जो आज से लेक्चर शुरू होता है, ये कम से कम नॉन स्टॉप 2.5 घंटे की कहानी होती है एक साथ। तो 2.5 घंटे मेरे पास होते नहीं है कभी भी, इवन मैक्सिमम वन। देखो मैं पढ़ाने के लिए तेज भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन फिर उससे बच्चों के साथ धोखा हो जाता है, जो काम मैं करता नहीं हूँ। रिकॉर्डिंग्स पड़े हैं आपके पास, मैं पढ़ाऊंगा उसी तरीके से। अगर मैंने कमिटमेंट करा है कि एक एक चीज का मतलब बताएंगे, तो गारंटी मतलब बताएंगे। अब जो पढ़ाने वाले हैं वो डायग्राम पे पढ़ाने वाले हैं, और उस पूरी कहानी को एनसीईआरटी
ठीक है, एक एक लाइन को मैं बोलूंगा, आधे घंटे में मैं खत्म करूंगा क्योंकि वो आधे घंटे का ही टॉपिक है। आप बस सुनना, एक एक लाइन आपको समझ में आएगा। हो सकता है एक बार में आपको वो चीज क्रिस्टल क्लियर ना हो पाए, तो आप दोबारा जाके घर पे सुनना, तीसरी बार सुनना, चौथी बार सुनना, जितनी बार में भी समझ में आए। लेकिन गारंटी है कि एक बार में समझ में आ जाएगा, क्योंकि तुम लोग ड्रॉपर वाले बच्चे हो। टाइमर वालों को थोड़ी दिक्कत होती है, कुछ चीजें होती है जहां टाइमर वाले फंसते हैं, 2 ईयर वाले छोटे हैं बेचारे, उनकी भी गलती नहीं है। लेकिन चलिए, क्योंकि आप लोग ड्रॉपर के बच्चे हो, मैं आप लोगों के लिए कुछ लेके आता हूँ, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट में लेके आता हूँ आप लोगों के लिए। ये कॉन्सेप्ट है क्या है? मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन कॉन्सेंट्रेशन। यूरिन कॉन्सेंट्रेशन कह रहा, अच्छा ठीक है सर, आप इसमें पढ़ाओगे क्या? तो मैं पढ़ाता बताता हूँ। देखो, सीन ये है कि जो तुम्हारा ब्लड है बाबू, जो तुम्हारा ब्लड है, उसकी ऑस्मोलरिटी है, ऑस्मोलरिटी है कितनी? तो 300 मिली मोल पर लीटर। ठीक। अब उसी ब्लड, वही ब्लड का प्लाज्मा, या फिर ब्लड कह लो या ब्लड का क्या कह लो, बोलो तो प्लाज्मा प्लाज्मा। कह लो, प्लाज्मा। बात तो बराबर ही है। कह रहा है बट जो तुम उसी ब्लड के छन्ने से, अरे ब्लड ही तो छना है, प्लाज्मा ही तो छना है, तुम्हारा यूरिन भी कुछ नहीं है, वो तुम्हारा ब्लड का प्लाज्मा ही है। यूरिन और क्या है? ब्लड का प्लाज्मा है। कह रहा है सर, लेकिन जो यूरिन निकलता है ना, उसकी ऑस्मोलरिटी होती है 1200 मिलीमोल पर लीटर। कहोगे सर ये तो गजब हो गया, ये करीब करीब 4 गुना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, 4 टाइम्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड। कहोगे सर ऐसा कैसे होता है? सर आखिर हमारे किडनी ने ऐसा क्या जादू किया कि हमारा ही वो ब्लड 300 से 1200 पे पहुंच गया और यूरिन के नाम से जाना गया? जरा हमें सिखा दो सर। तो मैमल्स के पास, हर मैमल के पास एक एबिलिटी होती है कि वो अपने ब्लड प्लाज्मा को, जो कि 300 ऑस्मोलरिटी वाली होती है, यूरिन के फॉर्म में निकालते हैं, और उसकी ऑस्मोलरिटी 4 गुना ज्यादा होती है, 4 से 5 गुना ज्यादा होती है ब्लड के रिस्पेक्ट में। और इसी स्टोरी को अभी हम लोग देखेंगे कि आखिर ये जादू हुआ कैसे हमारे किडनी में। क्या ये शुरू किया जाए? बोलिए। यस सर। Yes, यस sir. सर। यस हाउ? सर। तो इस कहानी को अभी हम आपको सिखाएंगे, आपके पीछे के आज जो बातें मैंने बताई हैं, कुछ बातें वो अभी भी क्लियर हो सकती हैं, कुछ चीजें अभी क्लियर होंगी, कुछ चीजें किस्तों में आगे क्लियर होंगी। तो पहले मेरे को पानी पी लेने दीजिए, टॉपिक मजेदार है, हो सकता है 5 मिनट ज्यादा लग जाए। आप घबराइएगा नहीं, मैं सारी चीजों को सिखाऊंगा। पानी वानी पी लीजिए, फिर पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पानी वानी पी लीजिए, 2 मिनट का टाइम देते हैं, फिर पढ़ाते हैं। यार बैठे बैठे ना कमर दुखने लगता है। ऑफलाइन ठीक है, पता है, ऑफलाइन में थोड़ा वॉक हो जाता है, टहलते रहो, ऐसे झुक के पढ़ाना होता है। मेरे को तो गर्दन में प्रॉब्लम लगने लगा है जब से ऑनलाइन मैंने पढ़ाना शुरू किया है। हमेशा ऐसे फोन पे भी झुक के देखते रहो, ऑनलाइन पढ़ाओ तब भी झुक के देखो। अब इतने पे रहे कोई चीज तो झुकना नहीं पड़ता है, लेकिन हमेशा ऐसे बेंड करके रहना पड़ता है। अच्छा, कंसंट्रेशन का मतलब तुम क्या समझते हो? अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ कि एक शराब है, शराब है, अगर मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि इस शराब में पानी मिलाओ, तो डाइल्यूट कर रहे हो या कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो? डाइल्यूट। डाइल्यूट। डाइल्यूट कर रहे हो। मतलब अगर किसी चीज में तुम पानी ऐड करते हो तो यू आर डाइल्यूटिंग इट। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि उस शराब से पानी उड़ाओ, किसी भी सॉल्यूशन से पानी उड़ाओ, कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है या डाइल्यूट हो रहा है वो? कॉन्सेंट्रेटेड। मतलब कॉन्सेंट्रेटेड होने का मतलब है, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब होने का मतलब है पानी खींचना, है ना, वाटर खींचना, यही है ना? ऐसे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, बोलो तो। यस सर। ठीक है, तो हमें सीखना है कि हमारी किडनी पानी कैसे खींचती है। जो प्लाज्मा है उसमें से आप दो तरीके से कंसंट्रेशन करते हो। पानी ही तो बचा रहे थे ना, उतना पानी पियोगे तब तो उतना निकालोगे, उतना तो निकालते नहीं हो, मतलब पानी बचाते हो। एक चीज है, हमारी किडनी मजेदार है इसी मामले में कि वो पानी बचाती है। कैसे? चलिए इस स्टोरी को सिखाते हैं। देखिए, क्योंकि आप लोगों ने सीखा है, मैं थोड़ा सा फिगर को छोटा रखूंगा। दिस इज द बाउमन्स कैप्सूल, दिस इज द पीसीटी, दिस इज द पीसीटी, ठीक। दिस इज लूप ऑफ हेनले, होल्ड ऑन, दिस इज लूप ऑफ हेनले, होल्ड ऑन।
दिस इज लूप ऑफ हेनले, और आप लोग जानते हैं इस लूप ऑफ हेनले के पॉइंट पे ये ऊपर नीचे जाएंगे, एक कॉर्टेक्स में चला जाएगा, एक मेडुला में चला जाएगा, है ना? ये भी जानते हैं आप। Yes. Yes. डीसीटी कॉर्टेक्स में है ना? Yes, sir. ठीक। एंड हियर वी गॉट द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, एंड मैंने कहा था कलेक्टिंग डक्ट, कॉर्टेक्स नहीं, वो कॉर्टेक्स से मेडुला तक जाता है। तो ये सब चीजों को तो आप बच्चों के खेल की तरह हवा में उड़ा दोगे, कहोगे कि हाँ सर ये सब तो हम लोग जानते हैं, खूब बढ़िया से जानते हैं। ठीक, दिस इज द सीरी, पार्ट्स में नहीं बताऊंगा। कह रहा है सर एक काम करो सर, ब्लड की सप्लाई दिखाओ, क्योंकि आप ही तो बनाओगे सर ब्लड का सप्लाई। दिखाते हैं। हियर वी गॉट आवर afferent arteriole, here we got our glomeruli, and here we got अच्छा, ये जो हम लोग नेफ्रॉन पढ़ रहे हैं, एक चीज और याद रखिएगा, रिमाइंडर, दिस इज जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। हम लोग उसी नेफ्रॉन को देख रहे हैं। अभी आपको पता चल जाएगा कि क्यों वो नेफ्रॉन देख रहे हैं। अच्छा, आपको पता है कि यहां से दिस इज एफेरेंट, दिस इज एफेरेंट, दिस इज ग्लोमेरुलाई, दिस इज इफेरेंट, एंड इसी इफेरेंट आर्टेरियोल की एक ब्रांचिंग, दो तीन तरह की ब्रांचिंग जाती है, पीसीटी और डीसीटी के चारों तरफ, पेरिटिब्यूलर कैपिलरी। और आप जानिए कि इस इफेरेंट आर्टेरियोल की एक ब्रांचिंग तुम्हारे लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ जाती है, और जानते हो उस ब्रांचिंग का नाम क्या है? मेरा यकीन मानो, उस ब्रांचिंग का नाम भी तुम लोग पढ़ चुके हो, कोई बिना किसी तकलीफ के पढ़ चुके हो। थोड़ा सा इसको ब्रॉड करते हैं ताकि हमें सारी चीजें जो है अच्छे से समझ में आए। Let's see the name of this tubule. क्या नाम है इस ट्यूब का? Vasarectum. वासिरेक्टा। बहुत अच्छा। और क्योंकि तुम लोग बड़े ही समझदार स्टूडेंट हो, यहाँ पे फिल्टरेट नीचे जा रहा होगा, तो ये वाला जो पार्ट होगा ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होगा, डीएलओएच होगा। Yes, sir. Descending Yes, loop. sir. Yes, यहाँ sir. पे फिल्टरेट ऊपर जा रहा Ascending होगा, loop. असेंडिंग। Ascend. बहुत अच्छे। लेकिन 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 ब्लड में जरा देखिए, ब्लड तो ऐसे चला होगा, ऐसे चला होगा ब्लड, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। जरा इस सेटअप को तो देखिए, कितना बेहतरीन सेटअप है। बेहतरीन सेटअप ऐसे है कि सर जहां पे असेंडिंग है वहां पे आपका डिसेंडिंग Descending. Yeah. वासा रेक्टा है। Vasarectum. और जहां पे आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, वहां पे कौन सा वासा रेक्टा है? Ascending vasa. Ascend. इस सेटअप को समझने में कोई तकलीफ? No, sir. No, sir. ठीक, आप सब जानते हैं ऊपर कॉर्टेक्स, चलो मैं इधर नहीं लिखूंगा कॉर्टेक्स, यहाँ लिखते हैं ऊपर कॉर्टेक्स, नीचे मेडुला। हमें एक ही चीज करना है कि जो यूरिन यहां से निकल रहा है, जो यूरिन यहां से निकल रहा है, उस यूरिन को 1200 मिलीमोल पर लीटर वाला बनाना है। क्योंकि हम लोग मैमल हैं और हम लोग पानी बचाते हैं, हम लोग यूरिन को हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में टेक आउट करते हैं, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। और ये कैसे करेंगे, इस स्टोरी को अभी सीखेंगे हम लोग। कह रहा है चलो सर सिखाओ, आप ही तो सर सिखाओगे, दूसरा कौन सिखाएगा? तो कहानी शुरू करते हैं। कह रहा है देखो, और उसको कंसंट्रेट करने के लिए एक थ्योरी है कि पानी निकालना पड़ेगा, बिना पानी निकाले कंसंट्रेट नहीं हो सकता, और पानी हमें फिल्ट्रेट से निकालना पड़ेगा जो इन ट्यूब्स में घूम रहा होगा। कैसे निकालेंगे, शुरू करते हैं। कह रहा सर किडनी का सेटअप ना बहुत मजेदार होता है। अच्छा देखो, ये जो बीच की खाली जगह है, जैसे ये नेफ्रॉन के पार्ट है, ट्यूब्स हैं, और ये ब्लड वेसल है, इसके बीच का जो खाली जगह होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं, इस खाली जगह को हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियम। कहीं पे भी इंटरस्टिशियम का मतलब क्या होता है? खाली जगह। पता है ना आपको? बोलिए। Yes, sir. इंटरस्टिशियल फ्लूइड कह लीजिए या इंटरस्टिशियम कह लीजिए, बोलिए तो, है ना? Yes, sir. कह रहा है सर एक बात जानते हैं सर, जैसे ये ऊपर कॉर्टेक्स है, जब आप इस फ्लूइड में, जैसे ब्लड वेसल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, किडनी के ट्यूब की बात नहीं कर रहा हूँ, इस खाली जगह में जो ब्लैक वाला खाली जगह है वहां घूमिएगा। चलिए मैं इंटरस्टिशियम को थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ साइड में। ये खाली जगह जो है, थोड़ा इस पेन को मैं छोटा करता हूँ और मैं लिख देता हूँ। ये जो खाली जगह है, दिस इज इंटरस्टिशियम।
सुनते रहिए, ये इंटरस्टिशियम है। कह रहा है सर एक बात जानते हो, ये जो खाली जगह है ना, इसकी ऑस्मोलरिटी होती है, क्या होती है? तो कॉर्टेक्स में कहीं पे भी जाओगे ना, तो इस खाली जगह की ऑस्मोलरिटी होती है 300 मिलीमोल पर लीटर, कहीं पे भी कॉर्टेक्स में 300 मिलीमोल पर लीटर। लेकिन कह रहा है सर जैसे ही मेडुला में उतरोगे, मेडुला में इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है बाहर के फ्लूइड की, 600 मिलीमोल हो जाता है। कैसे बढ़ेगा वो भी बताएंगे। और नीचे जाओगे सर, इनर मेडुला में, और नीचे उतरो सर, और नीचे उतरो, 900 हो जाता है सर, और नीचे उतरो, 1200 तक इसकी ऑस्मोलरिटी चली जाती है। 1200 तक किडनी में, इनर मेडुला में, ध्यान दीजिएगा, इनर मेडुला में, बहुत नीचे मेडुला में जाइएगा तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी करीब करीब 1200 ml तक पहुंच जाती है। आपने क्या सीखा? आपने सीखा जैसे कॉर्टेक्स से मेडुला में बढ़ते हैं, बाहर की ऑस्मोलरिटी बढ़ती है, और डीपर मेडुला में, इनर मेडुला में ये ऑस्मोलरिटी बढ़ के करीब करीब हो जाती है, कितनी हो जाती है? तो 1200 मिलीलीटर हो जाती है, 1200 मिलीमोल हो जाती है। कहेगा सर कैसे बढ़ा? मैं नहीं बताऊंगा, आप चिंता नहीं कीजिए, अभी आप खुद जवाब दोगे कि हाँ ये कैसे हुआ। आते हैं जरा अपनी फिल्टर रेट पे। कह रहा है सर एक काम करो सर, यहाँ से आप ही जानते हो सर, यहाँ से प्लाज्मा छनता है, हियर वी गॉट द प्लाज्मा, ये प्लाज्मा छना। अच्छा अभी अभी तुम जानते हो प्लाज्मा छन छन चुका है, अब इस प्लाज्मा को तुम क्या कहोगे? फिल्टर रेट कहोगे? बोलो तो। Yes, sir. लेकिन है तो ये ब्लड का प्लाज्मा, है तो ये ब्लड का प्लाज्मा, है या नहीं? बोलो, ये ब्लड का प्लाज्मा है। यस सर। तो इसकी ऑस्मोलरिटी, क्योंकि ब्लड का प्लाज्मा है, इसकी ऑस्मोलरिटी बिल्कुल 300 मिलीमोल पर लीटर होगी, होगी या नहीं होगी? यस सर। बोलो। अच्छा, sir. बिल्कुल ब्लड जैसा होगा, और ब्लड की भी ऑस्मोलरिटी 300, ब्लड की भी ऑस्मोलरिटी 300 मिलीमोल पर लीटर। कहने का मतलब है क्योंकि प्लाज्मा ही छनता है तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन नहीं बदलता है, दोनों बिल्कुल बराबर होते हैं, इसमें प्लाज्मा का बहुत कुछ होता है। मतलब जो तुम्हारे पीसीटी में फिल्ट्रेट है वो ब्लड के रेस्पेक्ट में कम कॉन्सेंट्रेटेड है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, या बराबर है? बराबर है। बराबर। बराबर के लिए आइसोटोनिक लिखते हैं। बोलो। यस ब्लड के सर। रेस्पेक्ट में ये आइसोटोनिक है। बोलो बोलो बोलो, है ना? Yes. सर बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कह रहा है सर अब पीसीटी में सर आगे बढ़ता है, तो अभी अभी पढ़ाए हैं कि नहीं कि पीसीटी में रीएब्जॉर्प्शन के बाद भी इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या बदलता है पीसीटी में? नो सर। सर No, तो ये sir. 300 वाला, अच्छा अब ये 300 वाला फिल्ट्रेट ध्यान दीजिएगा, आपके उतर रहा है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। लेकिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जब ये 300 वाला उतरा, ध्यान दीजिएगा, 300 वाला उतरा, तो इसके आसपास जो बाहर का फ्लूइड है वो है 600, 900, 1200, जितना नीचे जा रहा है उतना बढ़ते जा रहा है। तो अंदर का मीडियम आपको नहीं लगता है बाहर के रिस्पेक्ट में हाइपो हो जाएगा? बाहर हाइपरटोनिक मीडियम है, देख रहे हो, बाहर हाइपरटोनिक मीडियम है या नहीं है? Yes, sir. है ना? और Yes, sir. अभी अभी तुम तो पढ़े हो कि जैसे ही अंदर 300 और बाहर 600 900 मिलेगा, पानी का मूवमेंट तुमको यूनिवर्सल पढ़ाए हैं, हाइपो टू हाइपर होता है या नहीं होता है? बोलो। Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब जैसे जैसे बेचारा फिल्ट्रेट, ये 300 वाला फिल्ट्रेट नीचे उतर रहा होगा, इसमें से पानी निकल रहा होगा, तो पानी अगर किसी चीज में से उड़ाओगे तो अंदर का फिल्ट्रेट कॉन्सेंट्रेटेड होते जा रहा होगा। बोलो तो, होते जा रहा Yes, होगा या sir. नहीं होते जा रहा होगा? यस Yes, sir. Yes. फिर पानी Yes, sir. निकालो, फिर पानी निकालो, बेचारा फिल्ट्रेट कॉन्सेंट्रेटेड होते होते एक वक्त आएगा कि ये भी 1200 पे पहुंच जाएगा या नहीं पहुंच जाएगा? तभी नेट मूवमेंट जीरो होगा। बोलो। Yes, sir. अच्छा, तुम अभी अभी क्या पढ़ रहे थे? ऊपर थोड़ी देर पहले तुमको पढ़ाए थे कि डीसीटी, सॉरी, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से सिर्फ और सिर्फ पानी निकलता है। जवाब मिला कि क्यों पानी निकलता है। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब ये फिल्ट्रेट अंदर का हाइपरटोनिक बन चुका है, हाइपरटोनिक फिल्ट्रेट हो चुका है। बोलो, बन चुका है या नहीं बन चुका है? Sir. Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, अब ये फिल्ट्रेट बेचारा आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, ऐसे 1200 वाला, ये 1200 वाला बराबर हो चुका है।
ऊपर चढ़ने की कोशिश किया। जब ऊपर चढ़ने की कोशिश किया तो इस बार ये मेडुला से कॉर्टेक्स में घुसेगा। ऊपर कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स में घुसेगा। लेकिन जब मेडुला से कॉर्टेक्स में शिफ्ट करेगा तो बाहर की ऑस्मोलरिटी इस बार बढ़ेगी नहीं, घटेगी। इस बार बाहर 1200 से 300 पहुंचेगा। अब ये परेशान हो जाएगा, कहेगा अभी अभी तो तुम हमको 1200 दिए थे, तो हम पानी निकाले थे। इस बार बाहर की ऑस्मोलरिटी घटेगी तो इसको अपना सॉल्यूट बाहर फेंकना पड़ेगा। और वैसे भी ये गाढ़ा सॉल्यूशन हो चुका है, इसमें से पानी निकल चुका है। इसको ऊपर चढ़ने में भी दिक्कत होगी तो ये अपना सॉल्यूट फेंकेगा, क्योंकि पानी नहीं फेंक सकता है। पानी के लिए इम्परमिएबल है, अभी अभी आप पढ़े हैं। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, तो इसमें से जब सॉल्यूट निकालिएगा तो सॉल्यूट वो NaCl निकालता है। अच्छा, किसी सॉल्यूशन में से अगर आप चीनी बाहर फेंकिएगा तो ऑस्मोलरिटी, उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूट बाहर फेंकिएगा तो कम होगा या नहीं होगा, बोलो तो। Yes, sir. Yes, sir. तो घटेगा 800, घट के 600, है ना, घट के फिर आगे जब कॉर्टेक्स में पहुंचेगा तो 300 के आसपास हो जाएगा, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक 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 ठीक। अब इसका मतलब ये फिल्ट्रेट जो है जब फिर से DCT में पहुंचा तो करीब करीब तुम्हारे ब्लड के आइसोटोनिक हो गया, बराबर हो गया, है ना। Yes, sir. देखो, अच्छा अब आगे चलते हैं। यही 300 वाला फिल्ट्रेट फिर बेचारा आगे बढ़ रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है, फिर उतरा ये कलेक्टिंग डक्ट में। दिस पार्ट इज कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट के साथ वही समस्या, ये कॉर्टेक्स से मेडुला तक घुसा रहता है। तो 300 यहां तक तो ठीक था, लेकिन फिर मेडुला में जा रहा है, फिर से वही कहानी। बाहर का फ्लूइड कैसा है, बोलो तो। बाहर का हाइपर है Hyper. Yes, Yes, sir. sir. और अंदर कैसा हो गया, हाइपो। फिर क्या Hypo. निकालना शुरू कर देगा ये, Water. पानी। Water. और अल्टीमेटली ये बढ़ेगा 600, 800 और फाइनली जो फिल्ट्रेट बाहर निकलेगा वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन निकलेगा, बोलो, Yes, sir. है ना। तो पहले कॉन्सेंट्रेशन में ध्यान दीजिएगा। कॉन्सेंट्रेशन में क्या हुआ ये कहानी समझ में आया। मेनली जो कंसंट्रेशन होता है वो मेडुला की वजह से हो रहा है। मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड हाइपरटोनिक होता है, और जब भी वहां के ट्यूब्स में, किडनी के ट्यूब्स में फिल्ट्रेट गुजरता है, वहां ये पानी निकलवा लेता है। देख रहे हैं, लूप ऑफ हेनले में निकलवाया है, कलेक्टिंग डक्ट में निकलवाया है। तो आप समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट रोल है मेडुला का, कितना इंपॉर्टेंट रोल है मेडुला के हाइपरटोनिक होने का, और कितना इंपॉर्टेंट रोल है लूप ऑफ हेनले का। लूप ऑफ हेनले जितना बड़ा होगा किसी जानवर का, फिल्ट्रेट उतना नीचे उतरेगा और उतना ज्यादा पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बोलो तो। Yes, sir. Yes, sir. तो लॉन्गर लूप ऑफ हेनले पानी बचाने में कैसे मदद करता है, समझ में आ रहा है, बोलो। Yes. Yes. लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि यूरिन कॉन्सेंट्रेट कैसे होता है। हमने एक बार ये सारा काम कर दिया, ठीक है, हमने यूरिन निकाला, वो कॉन्सेंट्रेटेड था। लेकिन ट्विस्ट ये है कि सर, ये जो यूरिन गया है यहां से, इसने कुछ कांड किया है। क्या कांड किया है वो समझिए। लेट मी जूम इट। पहले तो इस फिगर को जूम करने दीजिए। कह रहा है सर, ये जो पानी निकला है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, सर ये बाहर निकला है, खाली जगह में निकला है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में निकला है। कहीं पे भी पानी मिलाओगे तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड पानी आने की वजह से डाइल्यूट हो जाएगा, बोलो तो, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ का भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड डाइल्यूट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बाहर का फ्लूइड। Yes, sir. Yes, sir. डाइल्यूट अगर हो गया तो डाइल्यूट होने का मतलब तुम तो उसका हाइपरटोनिक मीडियम ही खराब कर दिए। अच्छा, अब अगला फिल्ट्रेट अगर आएगा तो बाहर का मीडियम हाइपरटोनिक नहीं है, डाइल्यूटेड है, तो क्या पानी निकलेगा अगले फिल्ट्रेट में से? No, sir. नहीं No, निकलेगा, sir. नहीं निकलेगा। मतलब एक बार जब फिल्ट्रेट गया तो ये बाहर का मीडियम ही डाइल्यूट कर दिया। अब अगला फिल्ट्रेट तो अपना पानी निकालेगा नहीं,
कहिएगा सारा सेटअप खराब हो गया। किडनी जिंदगी में एक ही बार थोड़ी ना यूरिन बनाता है, हर टाइम बना रहा है। किडनी इस चीज को ठीक करके जाता है, कहता है रुको हम ही डाइल्यूट किए हैं तो हम पीछे से ठीक भी करते हुए जाएंगे। देखिए इस चीज का कॉन्सेंट्रेशन का सेकंड वॉल्यूम मैं शुरू करने जा रहा हूं कि फिर से इस बाहर के मीडियम को हाइपरटोनिक बनाना पड़ेगा। अगर नहीं बनाइएगा तो अगला फिल्ट्रेट कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा, और ये जरूरी है। तो देखते हैं हाउ दिस डाइल्यूटेड इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज अगेन कॉन्सेंट्रेटेड। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं, और इसमें रोल होगा हमारे वासा रेक्टा का। जबरदस्त रोल है वासा रेक्टा का। क्या रोल है? सारा फोकस वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले पे रखिए। देखिए कह रहा है सर 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 ये जो फिल्ट्रेट असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से गया था, इसने क्या निकाला है? जरा देखिए तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से क्या निकला है? वाटर। NaCl। NaCl निकला है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से। असेंडिंग से कह रहे हैं। Yes, sir. Electrolyte. यस सर। जानते हैं NaCl. असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से जो NaCl निकलता है उसको डाल दिया जाता है तुम्हारे वासा रेक्टा में। जरा देखो तो किस वासा रेक्टा में डाला गया है, बताओ। Descending. Descending. डिसेंडिंग। डिसेंडिंग वासा Descending रेक्टा। vasa. ठीक ठीक ठीक। अच्छा इधर सुनिए, आप लोग बहुत समझदार हैं। ये ब्लड जो आ रहा था इसकी ऑस्मोलरिटी 300 थी, 300 थी, 300 थी, 300 थी ऑस्मोलरिटी। लेकिन लेकिन अब इस 300 ऑस्मोलरिटी वाले ब्लड में सॉल्यूट डाला गया है, तो इसकी ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी, बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बताओ। यस सर। Yes. यस सर। Yes, बढ़ sir. गया, Yes. देखो बढ़ गया। यस सर। Yes, sir. ठीक। अच्छा अब इसमें NaCl भी है, नमक है ना। अब देखिए ये क्या करता है, ये 1200 वाला जिसमें नमक भी है इस फिल्ट्रेट को लेके आगे जाता है, ऐसे आगे जाता है, और असेंडिंग वासा रेक्टा से, असेंडिंग वासा रेक्टा से इस NaCl को बाहर फेंकना शुरू करता है। NaCl को बाहर फेंका, बाहर के मीडियम में सॉल्यूट फेंका जा रहा है। बाहर के मीडियम में देखो, बाहर के मीडियम में सॉल्यूट फेंका जा रहा है। मीडियम डाइल्यूटेड था, NaCl गया तो बाहर का मीडियम फिर से क्या हो गया? Hypertonic. हाइपरटोनिक हो गया। बहुत अच्छे। और अंदर से सॉल्यूट फेंके हो तो अंदर की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। कम होते होते अल्टीमेटली जब ब्लड बाहर निकलेगा तो फिर से 300 हो जाएगा। बोलो Yes, Yes, sir. sir. यस सर। क्या सीखा? तुमने सीखा बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट। तुमने सीखा कि सर यहाँ पे देखो होता क्या है सर, कि एक बार जब फिल्ट्रेट गुजरता है तो वो बाहर के मीडियम को, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के मीडियम को, स्पेशली मेडुला के इंटरस्टिशियल फ्लूइड मीडियम को हाइपर बना देता है। हाइपर बना, सॉरी हाइपो बना देता है, डाइल्यूट बना देता है। इस चीज को रिस्टोर कैसे किया जाता है? तो सर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से निकला हुआ NaCl एंटर करता है डिसेंडिंग वासा रेक्टा में। डिसेंडिंग वासा रेक्टा इस NaCl को मेडुला में फेंकता है, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में फेंकता है। लेकिन असेंडिंग वासा रेक्टा की मदद से, इस वजह से आपके देख रहे हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के आसपास का मीडियम हमेशा हाइपरटोनिक रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलो। जब जब ये जाएगा तब तब पीछे से ये काम होते जाएगा, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ लेकिन पानी कहीं और भी निकल रहा है। जरा देखिए तो कहीं और पानी कहाँ निकल रहा है मेडुला में? किस पार्ट में, किडनी के किस ट्यूब्यूल में पानी और निकल रहा है, बताइए। कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट Collecting में। duct. कह रहा है सर कहानी एक और। सर 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 आप सर ये नहीं बताएं कि सर कलेक्टिंग डक्ट के आसपास का मीडियम भी डाइल्यूट हो गया था जबकि वहां पे भी खूब सारा पानी निकलता था। सर इसको कैसे कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा? कह रहा है कहानी, कहानी ये है कि तुम्हारा जो फिल्ट्रेट बाहर जा रहा है ना यूरिन के फॉर्म में, इसमें खूब सारा यूरिया है, नाइट्रोजनियस वेस्ट है। क्या किया जाता है, जैसे ही, ठीक है यहां से तो पानी निकलता है, यहां से तो पानी निकलता है, जैसे ही देखिएगा ध्यान से मैं बताता हूं, यहां से पानी निकलता है, जैसे ही अब बाहर का मीडियम क्या हो गया है, पूरा डाइल्यूटेड हो गया है। तो जैसे ही यहां से फिल्ट्रेट आखिरी क्षणों में गुजर रहा होता है, यहां से क्या किया जाता है, बिल्कुल थोड़ा सा सबसे पहले यहां से यूरिया निकाला जाता है, और यूरिया निकाल के यहाँ के आसपास के मीडियम में फेंक दिया जाता है। अब अगर यूरिया फेंकिएगा थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में, तो अगर यूरिया फेंकिएगा बाहर, तो आपको नहीं लगता है बाहर का मीडियम यहाँ का कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा कलेक्टिंग डक्ट के आसपास का मीडियम? बोलिए।
Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. अब जब कॉन्सेंट्रेटेड हो जा रहा होगा तो जैसे ही फिल्ट्रेट आगे बढ़ रहा होगा, देखिए फिल्ट्रेट से पानी निकला है कि नहीं निकला है? Yes, sir. अच्छा, Yes, उधर sir. चला गया। अच्छा, अब ये यूरिया बाहर गया, बाहर जाके कॉन्सेंट्रेटेड बनाया, यही वाला यूरिया जो निकला था, ये यूरिया ध्यान दीजिएगा, मैं कलर चेंज करूंगा, यही यूरिया आपके इस असेंडिंग वासा रेक्टा में री एंटर करता है, और ये यूरिया ऐसे ही सदाबहार साइक्लिक फॉर्म में चलता है, फिर यहां से ऐसे आगे जाता है, ऐसे आगे जाता है, ध्यान दीजिएगा, और फिर यहां से निकलता है, और इसको यूरिया की रिसाइकलिंग हमेशा ये चलती रहती है, यहां से री एंटर करता है, फिर आगे बढ़ता है, थोड़ा सा यूरिया निकाल लिया जाता है, मीडियम को हाइपर, पानी निकला, एंड दिस यूरिया रिसाइकलिंग कंटिन्यूज ऑल द टाइम। और इस यूरिया के बाहर आने से एक फायदा है कि इसने बाहर के मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड को कलेक्टिंग डक्ट रीजन में हाइपरटोनिक बना के रखा है, जिससे हम पानी निकाल सकें, और पानी निकालना ही हमारा मकसद था, ताकि हम यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर सके। दैट इज व्हाट ऑल अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन। मैं उम्मीद करूं कि इस चीज को बहुत बारीकी से आप समझ चुके हो। बोलो। Yes, sir. Yes. 4 सवाल और ये टॉपिक तुम्हारा समाप्त हो चुका है। 4 सवाल क्या है, वो 4 सवाल सुनो। पहला सवाल ये है कि किन दो ट्यूब्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है, किन दो ट्यूब्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है यूरिन कॉन्सेंट्रेशन में? तो मैं जवाब दूंगा, लूप ऑफ हेनले का, वासा रेक्टा का। लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा दोनों का इंपॉर्टेंट रोल होता है। यूरिन कॉन्सेंट्रेट किस वजह से होता है? तो हाइपरटोनिक मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की वजह से। इसको हाइपरटोनिक बना के क्या रखते हैं? तो दो चीजें, NaCl एंड यूरिया, ये दोनों मेडुला को हाइपरटोनिक बना के रख रहे हैं। बोलो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes, sir. इससे ज्यादा अगला सवाल तुमसे नहीं पूछा जाएगा। हाँ, अब ये तुम जानो कि कहाँ से क्या रीएब्सॉर्ब हो रहा है। जैसे तुम कहोगे कि सर हाइपरटोनिक कैसे बनाया जा रहा है, तो कहोगे कि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से जो NaCl एब्सॉर्ब किया जाता है, डिसेंडिंग वासा रेक्टा में जाता है, और डिसेंडिंग वासा रेक्टा इसको ले जाके असेंडिंग की मदद से बाहर फेंक देता है। दूसरा, थोड़ा सा यूरिया निकाल लिया जाता है कलेक्टिंग डक्ट से, वो भी बाहर के मेडुला को हाइपर बना देता है, लेकिन वो फिर यूरिया वापस डाल दिया जाता है हाइपर बनाने के बाद। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। मैं आपको इसको एनसीईआरटी के लैंग्वेज में भी दिखाऊंगा। पहले ये बताइए कि ये पूरा कहानी समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे। अब तुम लोग समझ चुके हो, मैं बताता हूँ क्या करना है। अच्छा, एक दो चीज समझो, जैसे एक दो वर्ड है जो मैं आपको समझाऊंगा। जैसे एक ट्यूब है, ये सिंपल सा ट्यूब है। अच्छा, इस ट्यूब में अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो ऐसे ये फ्लो कर रहा है, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, इस ट्यूब को बेंड कर देता हूँ, एंड लाइक दिस, इस तरह से मैं बेंड कर देता हूँ, इस तरह से मैं बेंड कर देता हूँ। तो एक तरफ फ्लूइड नीचे जाएगा, एक तरफ फ्लूइड ऊपर जाएगा, ऑपोजिट हुआ ये डायरेक्शन, देखो तो ऑपोजिट हुआ, Yes, sir. नीचे ऊपर। इस चीज को कहते हैं कि अच्छा, पानी एक ही ट्यूब में नीचे जा रहा है, एक ट्यूब में ऊपर जा रहा है, मतलब एक दूसरे को, कहीं से तुम जा रहे हो और दूसरी तरफ से कोई आ रहा है, काउंटर किया जा रहा है। देखो तो काउंटर किया जा रहा है, काउंटर किया जा रहा है। Yes, sir. Yes, sir. इसको कहते हैं काउंटर करंट। करंट मतलब पानी का फ्लो, पानी का फ्लो ऐसे काउंटर करंट है। अच्छा, मतलब अगर किसी ट्यूब में, एक ही ट्यूब में अगर फ्लूइड ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करे, यू विल कॉल इट आउट व्हाट, क्या कहोगे इसको? काउंटर करंट। समझ में आ रही है बात? बहुत Yes, अच्छे, sir. बहुत अच्छे। अच्छा, जरा देखो, तुम्हारे सामने कुछ ट्यूब्स लिखे हुए हैं। देखो तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में फ्लूइड नीचे जा रहा है, असेंडिंग में ऊपर जा रहा है। तुम्हें नहीं लगता इन दोनों के बीच में काउंटर करंट है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। जरा वासा रेक्टा को देखो, डिसेंडिंग वासा रेक्टा, असेंडिंग वासा रेक्टा, इन दोनों के बीच में भी काउंटर करंट है या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक, ठीक। अच्छा, अब जरा कहानी को बढ़ाते हैं आगे। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले को देखो, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले को नीचे, और असेंडिंग वासा रेक्टा को देखो, दोनों अगल बगल में है और ऊपर नीचे फ्लो कर रहा है। Yes, sir. Yes. इन दोनों के बीच में भी काउंटर Yes, करंट है, इन दोनों के बीच Yes, में भी sir. काउंटर करंट है। Yes, sir. दूसरा, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले को देखो नीचे, सॉरी, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले ऊपर, और डिसेंडिंग वासा रेक्टा, इन दोनों के बीच में भी काउंटर करंट है। Yes, sir. Yes, sir. तो काउंटर करंट समझ में आया। दूसरी बात, काउंटर करंट किसके किसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है? लूप ऑफ हेनले में, वासा रेक्टा में, और लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा दोनों में भी एग्जिस्ट कर रहा है। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो सारा एक्सचेंज वगैरह हुआ है, इन ट्यूब्स के बीच में नजदीकियां थी, प्रॉक्सिमिटी में थे, आसपास थे, तभी तो ये सारा एक्सचेंज हो पाया है। बोलो।
Yes, sir. Yes, sir. आइए आपको एनसीईआरटी की खूबसूरती से मिलाते हैं। चलिए, अब आप तैयार हो चुके हैं एनसीईआरटी के वन ऑफ द मोस्ट बेहतरीन टॉपिक्स को अपने हिसाब से घुमाने के लिए, डिकोड करने के लिए। सेम फिगर आपके नजरों के सामने बना हुआ है, मैं पढ़ के दिखाऊंगा जो लाइंस, वो एनसीईआरटी के लाइंस होंगे, प्योर एनसीईआरटी के लाइंस होंगे, बिना किसी ऑल्टरेशन के। आप सीख चुके हैं मैमल्स, बस 3 मिनट और है, मैं 3 मिनट में ये टॉपिक पढ़ के खत्म कर दूंगा। आप सारा कुछ सुन चुके हैं, अगर दिक्कत होगी रीप्ले कीजिएगा मेरे क्लास को, आपको समझ में आ जाएगा। Mammals have the ability to produce a concentrated urine nearly 4 times। आप जान चुके हैं मैं क्या कह रहा हूँ। काउंटर करंट क्या है? फ्लूइड का ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना, अलग अलग लूप में, लूप कहते हैं, वो लूप अभी समझ चुके हो। अच्छा, कैपेबिलिटी ऑफ यूरिन कॉन्सेंट्रेशन किस चीज पे डिपेंड करेगा कि लूप ऑफ हेनले कितना लंबा है। जितना नीचे गया होगा उतना ज्यादा ये पानी निकलेगा। तो लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा, बात समझ में आ रही है? बोलिए। Yes, sir. लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे एनसीईआरटी की कुछ और लाइंस को देखते हैं। प्योर एनसीईआरटी के लाइंस है, कह रहा है, अब वो जो सारा सुने वो लिखा हुआ है। फ्लूइड इन हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा फ्लोज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तो काउंटर करंट, और इस वजह से यूरिन कॉन्सेंट्रेट होता है। फिर द प्रॉक्सिमिटी, नजदीकियां है किसके किसके बीच में? हेनले लूप के बीच में और वासा रेक्टा के बीच में, तभी एक्सचेंज पॉसिबल हो पा रहा है। एज वेल एज काउंटर करंट, क्योंकि एक में नीचे एक में ऊपर, इस वजह से बाहर का ऑस्मोलरिटी जैसे जैसे आप कॉर्टेक्स से मेडुला में बढ़ते हैं बढ़ते जाता है। 300 से कॉर्टेक्स में और मेडुला में 1200 तक पहुंच जाता है, और इस हाई ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करता है NaCl एंड यूरिया। अभी अभी आप पढ़े हैं और कहानी लिखी गई है कि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से NaCl निकलता है, वो मेडुला में जाता है, ऑस्मोलरिटी बढ़ाता है, और इससे फायदा क्या है कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से पानी निकलता है। थोड़ा सा यूरिया भी बाहर जाता है कलेक्टिंग डक्ट से, और वो कलेक्टिंग डक्ट के रीजन के मेडुला को हाई बनाता है, हाइपर बनाता है, वहां से भी पानी निकलता है। जो NaCl निकलता है वो डिसेंडिंग वासा रेक्टा में जाता है, और उसको मेडुला में वापस फेंक दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ असेंडिंग वासा रेक्टा। ये एनसीईआरटी के लाइंस थे, एज सच फॉर्म में डाले गए हैं आपके नोट्स में, एक बार देख लीजिएगा। आज की क्लास इतनी ही रहेगी, कुछ पूछना चाहते हैं तो बेशक पूछिए। सर पढ़ा लूप आप। बोलिए। सर काउंटर करंट मैकेनिज्म जो होगा सर वो मतलब दो क्लोजली रिलेटेड लूप्स में होगा ना? क्लोजली रूट, तभी तो काउंटर करंट और प्रॉक्सिमिटी होने से फायदा ये है कि काउंटर करंट की वजह से दोनों फ्लूइड एक दूसरे के ऑपोजिट जा रहा होगा। हो सकता है यहां से निकली हुई चीजें बगल वाले ट्यूब में चली जाएं। देख रहे हैं, प्रॉक्सिमिटी था ना। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, बगल में डिसेंडिंग वासा रेक्टा, तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से NaCl निकला, वो वासा रेक्टा में चला गया, ठीक है। और काउंटर करंट भी था, दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो करता तो क्या कोई फायदा होता? नहीं होता। लेकिन एक में ऊपर जा रहा था, एक में नीचे, तो वो NaCl को ले जाके फिर वापस फेंक दिया, ठीक है। यस सर, यस तो सर। काउंटर करंट, प्रॉक्सिमिटी और सारी कहानी आपको पढ़ाई जा चुकी है। नोट्स एक बार देख लीजिएगा, मन करे रिकॉर्डिंग प्ले कर लीजिएगा। टॉपिक अच्छा था, बहुत सारी चीजों को मैंने सिखाया है। फिलहाल सिर्फ मैकेनिज्म में इतना समझिएगा कि हमें पानी बचाना है, और पानी निकालने के लिए बाहर का मीडियम कैसा रखना पड़ता है? हाइपर, तभी हाइपो टू हाइपर पानी का मूवमेंट होता है। जब पहली बार हाइपो और हाइपर का कॉन्सेप्ट सिखाए होंगे, बोले होंगे थ्रू आउट द सेशन यूज करेंगे, और वो यूज अभी भी चल रहा है ना। यस सर। Yes, sir. ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। कोई डाउट होगा तो बेशक आप व्हाट्सएप पे ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजिए, या फिर डायरेक्ट पूछ सकते हैं लिख के। कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो आपके पास रिकॉर्डिंग है, एक बार प्ले कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल। Thank you, sir. हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल।